All right, so very good morning to all of you. How are you all? Nice. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक वन ऑफ द टॉपिक ऑफ अवर सीए फाउंडेशन दैट वाज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएस। ओके जी, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हम लोगों ने कर ली थी, जैसे कि बीआरएस बनाने की हमें जरूरत क्या पड़ती है, बीआरएस के अंदर कौन कौन सी बुक्स इन्वॉल्व होती हैं, उन बुक्स के नेचुरल बैलेंसेस क्या क्या होते हैं, और जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं तो क्या क्या रीजंस ऑफ डिफरेंस, या हम कह सकते हैं क्या क्या टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होते हैं, जिसको हमें टैली करना होता है या मैच करना होता है टू अराइव एट द बैलेंस ऑफ द अनदर बुक। और ना ही यहां पर कैश बुक गलत चल रही है, ना ही यहां पर पासबुक गलत चल रही है, ओनली देयर इज मिसमैचिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन। एक पर्टिकुलर एंटिटी को या एक पर्टिकुलर बुक को एक इंफॉर्मेशन है और अभी वो दूसरी बुक तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, एंड आपका मंथ एंड हो गया, उसी इंफॉर्मेशन को हमें मैच करना है और अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करनी है, टैली करनी है। लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। हाँ जी, किसी भी चीज में आई होप आपने क्लास घर पे जाके रिवाइज करी होगी, तो चार बातें और पढ़ी होंगी। तो कई बार हम लोग जब घर पे जाके रिवाइज करते हैं तो हमें कुछ डाउट्स आते हैं, इसलिए कुछ भी डाउट्स हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड प्लीज आस्क। नो डाउट, शैल वी कंटिन्यू। ओके जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि दो तरीके से यहाँ पर बुक्स बनाई जाती हैं। एक जो पार्टी होती है बुक्स बनाने वाली, उसको क्या बोलते हैं, ओनर, या फिर हम खुद सेल्फ, या फिर अकाउंटेंट हो सकता है। और बैंक की बात करें तो बैंक में बुक कौन बनाता है, बैंकर बनाता है। तो अगर हम लोग खुद बुक बनाएंगे उस बुक को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश बुक। और जो बैंक हमारे बिहाफ पे बुक बनाता है उसको क्या बोलते हैं, पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको घर जाके देखना है कि आपकी पासबुक में कितना सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आया। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? हाँ जी, चाहे आपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू देखा हो, चाहे आपने फिजिकल पासबुक के थ्रू देखा हो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि आपको बैंक से इंटरेस्ट जरूर मिलता है। कितनी बार साल में? 4 बार एवरी क्वार्टर। और किसी स्टूडेंट ने देख के भी बताया था अराउंड 35 रुपीज इंटरेस्ट मिला था। तो ऐसे इंटरेस्ट मैंने आपको बोला था कि आप भी जरूर देखना, आपको भी जरूर मिलेगा। और हम हर टॉपिक को बिल्कुल प्रैक्टिकल एंगल से देखेंगे। हमारी अकाउंटिंग कोई चार दीवारों में की जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज वही है और वैसी ही होती है इसके बाहर भी, जैसे कि हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो कैश बुक है। यस, ऑन है यहां से तो। ऐप पे कह रहे हो ना, ऑन है? एक बार देख लो आप आगे, अदरवाइज। यस, तो हम लोगों ने देखा था कि कैश बुक जो हम बचपन में बनाते थे वो कैसे बनती है, उसको हम लोगों ने पढ़ा कि वो रियल अकाउंट के प्रिंसिपल पे बनती है। एंड रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो जितने भी हमारे इनफ्लो से, हम कह सकते हैं रिसीट से, उसको हमने क्या करा, डेबिट साइड में लिखा। और जो भी हमारे आउटफ्लोज या पेमेंट से, हमने उसको कहां पर लिखा, क्रेडिट साइड पे। और यहां पर हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, कैश बुक के कैश कॉलम को कर रहे हैं कि बैंक कॉलम को? बैंक कॉलम को कर रहे हैं विद द बैंक स्टेटमेंट। एंड बैंक स्टेटमेंट या पासबुक या ई स्टेटमेंट में कोई कैश का कॉलम होता ही नहीं है। वहां तो जो भी बैलेंस है वो किसके हैं, बैंक के। लेकिन कैश बुक के अंदर दो बैलेंसेस हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए कैश कॉलम में कुछ भी होता रहे, हमारे लिए वो बात क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। हमको सिर्फ बैंक कॉलम का ध्यान रखना है, और इसी बैंक कॉलम से हमें अपनी पासबुक के बैंक कॉलम को क्या करना है, टैली करना है। चलो जी, मैंने आपको बताया था पासबुक कैसे बनाई जाती है। ओके, ऑल्दो पासबुक का फॉर्मेट वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट स्टिल एक नॉर्मल फॉर्मेट इसी तरीके से होता है, जिसमें हम सबसे पहले डेट देखते हैं, डेट के बाद डिटेल्स देखते हैं कि क्या हमें पैसे मिले या हमने पैसे दिए। फिर अगर विड्रॉल किया तो उसका कॉलम पहले होता है, जिसको हम लोग बैंक के एंगल से क्या बोलते हैं, डेबिट। मैंने आपको बताया था आप जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। और जब भी आपको पैसे मिलते हैं आपके बैंक अकाउंट में तो मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय।
ठीक है जी, ये चीजें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। घर पे दो ही सेल फोन से जिसमें दोनों में पेटीएम है या गूगल पे है, एक से 1,000 रुपए दूसरे को भेज के देखो। घर का पैसा तो घर में ही है ना, लेकिन लर्निंग डेवलप होगी। जब दूसरे वाले में पैसा जाएगा तो दूसरे वाले में मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय से 1,000 रुपीज। और आपसे जब पैसा चला जाएगा तो आपको मैसेज क्या मिलेगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 1,000 रुपीज। तो डेबिट का मतलब पैसे कम हो गए, विड्रॉल हो गया, एंड डिपॉजिट मतलब क्रेडिट का मतलब पैसे आपके क्या हो गए, बढ़ गए। और इन्हीं दोनों की कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा बनता है नेट बैलेंस। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, शुरू में हमने कैश डिपॉजिट किया, अपने बैंक अकाउंट को ओपन किया, कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से, तो हमारा नेट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी कितना रहा, 1,00,000। फिर हमने क्या करा, हमने आईसीआई को फी पेमेंट करी 10,000, तो बैलेंस कितना रह गया, 90,000। फिर हमने और कुछ कैश में क्या करवाया, विड्रॉल करवाया 20,000 का, तो पैसा कितना रह गया, 70,000 रह गया। यहां पर कोई अलग से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती। यहां पर अगर आपको पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट पे लिखना है। तो अगर मान लो आप पासबुक को भी कैश बुक के ही फॉर्मेट में बनाते, लेट सपोज आपको पैसा मिल रहा है और आपको क्रेडिट में लिखना है, तो आप टू में लिखते कि बाय में लिखते, कहां पर लिखते, क्रेडिट साइड पे लिखना है तो बाय लिखना पड़ेगा ना। जैसे देखो हम लोगों ने यहां पर जब भी लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, टू, ओके, और यहां पर हमेशा क्या लिखेंगे, बाय। ऐसा क्यों, क्योंकि टू बिलोंग्स टू द डेबिट साइड एंड बाय बिलोंग्स टू द क्रेडिट साइड। ये तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, इवन जहां पर भी आप लोगों ने लेजर अकाउंट्स बनाए, वहां पर आपने देखा होगा जो डेबिट साइड होती है, जो लेफ्ट साइड होती है, वहां पर हम टू लिखते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है, जो राइट साइड होती है, उसको हम बाय लिखते हैं। सिमिलरली बिल्कुल वही काम है। यहां पर हमारा क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है बैलेंस जो हम लोग कैश में जमा करा रहे हैं, तो क्रेडिट को किससे डिनोट करेंगे, बाय लिख के। ऑल्दो आपको यहां पर पासबुक नहीं बनानी इस टॉपिक में, आपको तो बीआरएस बनानी है, लेकिन स्टिल आपको रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। हम कोई भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो क्वेश्चन की नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने की बात हो या सॉल्यूशन की बात हो, तभी हम बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनल बन सकते हैं फ्यूचर में जाके। ओके जी, टू की बात करें तो टू बिलोंग्स टू द डेबिट साइड, क्योंकि यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर विड्रॉल हो रहे हैं। गॉट इट, ऐसे ऐसे बैलेंसेस चेंज होते रहेंगे। फिर देखो आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, बाय इंटरेस्ट। समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? आगे चलो जी। इसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया कैश बुक का और पासबुक का, और मैंने आपको बताया कैश बुक में आपका फेवरेबल बैलेंस कब होगा, जब वो बैलेंस क्या है, डेबिट है, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग प्लस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या है, वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस या माइनस बैलेंस। अगेन लाइक पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होने वाला है, क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा इसका प्लस बैलेंस, और अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब माइनस बैलेंस। गॉट इट एवरीवन? इसके बाद हम लोगों ने लिखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे जनरल रीजंस ऑफ डिफरेंसेस खुद से सोचे, और वो जो भी सोचे वो हम लोगों ने यहां पर लिखे। इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, क्रेडिट कर दिया बैंक ने, तो हमें मिल गया, हमारी पासबुक में पैसे आ गए, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए, हमारी पासबुक से बैलेंस कम हो गया, कैश बुक से कम नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो पासबुक में पैसे नहीं आए। बैंक ने एरनियसली, गलती से हमको कुछ पैसे दे दिए, देने किसी और को थे, दे हमें दिए, तो पासबुक हमारी बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक ने पे करे एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कस्टमर ने अलाउ कर रखा था मेरा हाउस टैक्स पे कर देना, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, मेरा वाटर बिल पे कर देना, मेरी लाइफ इंश्योरेंस पे कर देना, वो सब चीजें बैंक ने पे कर दी, तो पासबुक आपकी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन कैश बुक में कोई भी चेंज नहीं आया। अगेन अ रीजन ऑफ डिफरेंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चेक हमने इशू कर दिया अपने स्टाफ को, लेकिन वो स्टाफ घूमने चला गया, इस वजह से उन्होंने अपने बैंक में वो चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जब मैंने चेक इशू किया, मैंने तो कैश बुक को डाउन कर दिया, लेकिन पासबुक से पैसे नहीं निकले, तो ये भी एक मेरा रीजन ऑफ डिफरेंस बन गया। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स का एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट या डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। जो हमारा डीमैट अकाउंट हमारे सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाता है, तो अगर आप शेयर खरीदेंगे तो पैसे भी आपके बैंक अकाउंट से जाएंगे, अगर आप शेयर बेचेंगे तो वो पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। बल्कि जो शेयर से आपको डिविडेंड मिलता है वो भी कहां मिलेगा, बैंक अकाउंट के अंदर मिलेगा।
तो आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, आपका सेविंग बैंक अकाउंट बढ़ गया, पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में कोई भी हरकत नहीं हुई, कैश बुक एज इट इज वही है, तो ये भी आपका एक रीजन ऑफ डिफरेंस बन जाएगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस या थ्राइस इन द कैश बुक, आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने ट्रांजैक्शन को एक बार की जगह 2 बार या 3 बार रिकॉर्ड कर दिया, चाहे कैश बुक के आपने रिसीट साइड में 2-3 बार कर दिया हो या पेमेंट साइड पे कर दिया हो, कुछ भी करा, कैश बुक गलत हो गई कि नहीं हो गई, और पासबुक में तो एंट्री ऑब्वियसली एक ही बार हुई होगी, तो ये भी आपके लिए रीजन ऑफ डिफरेंस बन गया। ओके जी, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसका फॉर्मेट देखा था, विच इज वेरी वेरी सिंपल। बीआरएस एज एट जिस मंथ एंड पे बनाएंगे वो लिखेंगे, और फॉर्म का यहां पर क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, जिस बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या फिर क्वेश्चन में जिस बुक का आपको बैलेंस दिया होगा उसको लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर वो बैलेंस नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। एंड साइमल्टेनियसली एक एक ट्रांजेक्शन को रीड करके वेदर इट शुड अपीयर इन प्लस आइटम कॉलम और माइनस आइटम हम लोग प्लेस करेंगे, एंड एट लास्ट हमारे लिए दूसरी बुक का बैलेंस आ जाएगा, जो भी दूसरी बुक होगी। अगर आपने जिस कॉलम से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है और आपका बैलेंसिंग फिगर या दूसरी बुक का बैलेंस दूसरे कॉलम में आता है, तो ध्यान रखना उसकी नेचर वही रहेगी जो आपने क्वेश्चन जिस बैलेंस से स्टार्ट किया था। मतलब अगर हमने फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट किया था कैश बुक में, और आपका जो बैलेंसिंग आई वो दूसरे वाले कॉलम में आई, तो वो दूसरी बुक का भी क्या बैलेंस रहेगा, फेवरेबल ही रहेगा। और अगर बाय चांस आपकी बैलेंसिंग उसी पर्टिकुलर कॉलम में आ जाती है, तो जो बैलेंस है वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। मतलब अगर फेवरेबल से किया था तो क्या बन जाएगा, दूसरी बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी रखनी है, हमें फुल मार्क्स लाने हैं, उससे बिल्कुल भी कम बर्दाश्त ही नहीं। ठीक है जी, अकाउंटिंग में तो आपको सुपर एक्सपर्ट हो जाना है, दुनिया आपको अकाउंटिंग के नाम से सबसे पहले जानेंगी। उनको नहीं पता होता चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 10 चीजें और क्या पढ़ते हैं, ये पक्का पता है अगर ये बंदा सीए कर रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला है तो इसका अकाउंटिंग पार्ट तो बहुत सॉलिड होगा। तो उसमें हमको नो इफ नो बट, आधा अधूरा कर लेंगे सर कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं, तो ऐसी बातें दिमाग में आनी नहीं चाहिए। हमारे लिए मार्क्स तभी हमको मिलेंगे जब हमारा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट ठीक होगा। एंड पूरा सोल्यूशन कंप्लीट ठीक का मतलब ये नहीं होता आखिरी का आंसर मैच कर रहा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन पार्ट, कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे की है, गॉट इट, तब जाके आप लोग क्लेम कर सकते हैं कि सर हमारे 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। नहीं तो वो कुछ भी आपको दे देंगे 60 70 80, उसमें क्या मजा, हम इतनी दूर से 60 70 की प्रिपरेशन करने तो आ नहीं रहे। डन। इसके बाद मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था और उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको यही क्वेश्चन करना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस किसका लेना है, स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर पासबुक। ये पूरी की पूरी हमारी पिछली क्लास की अराउंड 15 मिनट में क्या हो गई है, समरी हो गई है। मैं हर बार कोशिश करूंगा जब भी बेसिकली न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा कि मैं उसको अगली क्लास में क्या कराऊं, एक समराइज कराऊं जो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। यहां तक सबको सारी बातें क्लियर हुई, वापस से रिमाइंड भी आ चुकी होंगी जब मैंने दोबारा से डिस्कस करी, तो सब बच्चे मुझे बताएंगे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई किया कि नहीं किया, जिसमें हम लोगों ने पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो जब आपने पासबुक से स्टार्ट किया और ये जितनी भी ट्रांजेक्शन थी 4-5 ट्रांजेक्शन, आपका अब कैश बुक का बैलेंस कितना निकल के आया, हाँ जी 2,40,000, आगे सब लोग का बैलेंस, तो यही बैलेंस आना चाहिए, बिकॉज जब हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे थे 240 से, तो पासबुक का बैलेंस आया, अब हम लोग रिवर्सल मैनर में कर रहे हैं, तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा, 2,40,000। गॉट इट एवरीवन। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लिखेंगे, या लिखने की जरूरत नहीं है आपको ना, यहां पर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। एंड डोंट वरी, आज मैं आपको इसकी पीडीएफ तो अवेलेबल करा ही दूंगा, अगली क्लास में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और जो बच्चे रजिस्टर करा लेंगे उनको तो ऑब्वियसली बुक्स ही मिल जाएंगी। ठीक है जी, बुक्स एक्चुअल में आ गई हैं, तो जो रजिस्टर कराएंगे उनको बुक्स मिल जाएंगी, अदरवाइज आपको नोट्स प्रिंट आउट में मिल जाएंगे, नहीं तो मैं पीडीएफ में तो आज ही भिजवा दूंगा। अभी देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबको विजिबल है, पीछे वाले बच्चों को स्क्रीन पे भी आराम से दिख रहा हो। यस, किसी को देखने में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है सबको? तो हम पढ़ेंगे बस आज की क्लास में, कोई चिंता करने की बात नहीं है सर, नोट्स नहीं है, नोट्स आपको आज क्लास के बाद मैं सेंड करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। गॉट इट एवरीवन? आओ जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ऑन 31st March 2017, the bank passbook of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit, while balance as per cash book was 1,12,050.
तो जब आपको क्वेश्चन में दोनों बुक्स के बैलेंस दिए हो तो समझ जाना भगवान की कृपा अभी आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि अब तो जैसे मर्जी क्वेश्चन आए आप में ताकत होनी चाहिए कि अब तो हम ठीक ही करके आएंगे। क्योंकि अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, जब तक पासबुक में नहीं आएंगे बैलेंस पे, तो आपको खुद से ही पता है कि आपका सॉल्यूशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो जब तक आपको दिख रहा है इनकरेक्ट है तो करेक्ट तो करने की कोशिश करोगे ना, कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन सी ट्रांजेक्शन मैंने गलत ले ली, तो मोस्ट प्रोबेबली तब तो आपका सॉल्यूशन ठीक होगा ही होगा। बट मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि आईसीए कैसा क्वेश्चन देगा जिसमें एक ही बुक का बैलेंस हो कि दोनों का बैलेंस दे देगा? एक ही बुक का बैलेंस हो। बट दैट डजंट मीन कि दोनों बैलेंस वाला क्वेश्चन आया नहीं है, पास्ट में आया हुआ है लेकिन बहुत ही कम। मैंने बोला ना, जब भगवान की बहुत कृपा होती है तभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज तो दे वांट टू चेक योर नॉलेज। अगर उन्होंने दोनों बुक के बैलेंस दे दिए तो मतलब एक तरीके से उन्होंने आपको आंसर ही दे दिया। अब आंसर दे रहे हैं तो मिलाना तो आंसर सबको आता ही है, तो वो वाला काम हमें नहीं करना, हमें तो नेचुरली पूरा क्वेश्चन करना है। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है, लिख लो, नए नए वर्ड्स भी हम लोग सीखेंगे। इन्वेस्टिगेशन अलग से लिख लो, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख लो, बहुत बार ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टू बुक्स शी असर्टेन्ड द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। ये उनके अंदर डिफरेंस निकल के आए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट। और क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके जी, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बताओ जी किससे क्वेश्चन करना चाहते हो? जिससे आप बोलो उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, मैंने पिछला क्वेश्चन कैश बुक से करवाया था, मैंने तो पासबुक से करवाया नहीं आपको, वो आपने होमवर्क में किया, तो मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार आपको पासबुक से कराता हूं। आओ जी, फटाफट से सारे बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे। BRS, देखो जी यहां पर क्या आपको कुछ क्लोजिंग डेट दी हुई है? यस, 31 मार्च 17। एज ऑन 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। देखो जी, सबसे पहले आपको बैंक पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000 टू हर क्रेडिट। बताओ जी ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल है? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कैसा होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है। तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर सिर्फ बैलेंस वर्ड लिखा होता है तो भी ऑब्वियसली वो कौन सा बैलेंस माना जाता है? फेवरेबल बैलेंस ही माना जाता है। तो कितना बैलेंस है? 1,50,000। कहां लिखेंगे? प्लस आइटम, क्योंकि फेवरेबल है, पॉजिटिव है, इसलिए प्लस बैलेंस है। ओके जी, नेक्स्ट देखो, शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी देखो, जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये क्वेश्चन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसमें आपको एक ही फिगर दी होती है, या तो वो प्लस होगी या तो वो माइनस होगी या फिर बाय चांस वो कुछ भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें हमको कुछ डाटा इंक्रीमेंटल मोड में चेक करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल मोड का मतलब होता है पूरी ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ओके जी, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा ही काम दोबारा से करेंगे क्योंकि कुछ तो हो रखा है, या पूरा ही कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ काम हुआ, कुछ रह गया। तो शी हैज इशूड, मिस नम्रता हैज इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से सिर्फ 32,000 प्रेजेंट फॉर पेमेंट हुए। तो मान के चलो मेरे 10 इंप्लॉइज थे, मैंने सबको 8,000 के 10 चेक बांटे। तो बताओ जी मैंने टोटल चेक्स कितने के इशू कर दिए? 80,000 के मैंने चेक्स इशू कर दिए। उसमें से सिर्फ 4 इंप्लॉइज ने उन चेक से पैसा निकलवाया। तो 4 इंप्लॉइज का मतलब एक इंप्लॉय को मिला 8,000 का चेक, तो कितना हो गया? 32,000। इसलिए 32,000 ही बस प्रेजेंट फॉर पेमेंट हुई। तो अब हम इसको सीखेंगे कैसे? हम इसको हैंड मूवमेंट से सीखेंगे, जिससे बहुत अच्छे से हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
तो जब मैंने चेक इशू करे होंगे जिस दिन, उस दिन मैंने घर की डायरी में लिख दिया होगा कि 80,000 तो गया, यस और नो। वो घर की डायरी क्या है, वो है मेरी कैश बुक। वेरी वेरी गुड। तो ये हैंड है मेरा कैश बुक। तो कैश बुक मैंने 80,000 डाउन कर दिया उसी दिन, लेकिन मेरी पासबुक कितने अमाउंट से डाउन हुई, सिर्फ 32,000। ठीक है जी। और मैं क्वेश्चन किससे कर रहा हूं, पासबुक से। तो किसको मूव कर सकता हूं, पासबुक को। बताया था आपको, जोन सी कार चला रहे होगे उसी कार का स्टीयरिंग आपके पास होगा, पड़ोसी की कार का स्टीयरिंग आप नहीं चला सकते। तो मेरी पासबुक 32,000 तो डाउन हो चुकी है और मुझे इसको कैश बुक से मिलाना है। कौन हिल सकता है, पासबुक हिल सकती है, क्योंकि इससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। पासबुक को क्या करेंगे, प्लस और माइनस, माइनस डाउन करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बुक्स क्या होंगी, टैली। तो 32,000 तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, लेकिन कैश बुक 80,000 कम है, तो कितना और डाउन करेंगे, तो लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा वो मेरे से पूछेगा, क्योंकि हो सकता है उसका डाउट वैल्यूएबल हो। मेरे पास आएगा तो सबको उसकी नॉलेज मिलेगी, और आपस में ही बात पूछते रहोगे तो हो सकता है क्या पता आपका फ्रेंड भी आपको क्या पता गलत ही बता दे, और दूसरी बात अगर सही भी बताए तो वो आपके बीच में ही रहेगा। आई वांट कि वो डाउट पब्लिकली सबको पता चले, और वो डाउट मैं यहां बोलता हूं तो बेचारे ऑनलाइन वाले बच्चे जो घर बैठे हैं, जो उतना नहीं बोल पाते, उनको भी पता चल जाता है कि सर ये डाउट तो हमारा भी था। और बहुत वैल्यू एडिशन होता है फॉर एवरीवन। डाउट्स मोस्टली सबके कॉमन ही होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा चलता है। तो कोशिश करो कोई भी डाउट है मेरे पास लेकर आओ, और मैं आपको उसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट सोल्यूशन दूंगा। तो क्या हुआ यहां पर, 32,000 की आपकी पासबुक डाउन हो गई है, हमको और डाउन करनी है कितने से, तो मैंने कहां लिख दिया, माइनस कॉलम में लिख दिया। गॉट इट एवरीवन, आओ जी आगे चले। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। बताओ जी, एक चेक मिला इसको 5,000 रुपए का, जो इसने चेक मिलते ही अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उसको डिपॉजिट करना ही भूल गई बैंक में। मुझे बताओ, बिना बैंक में डिपॉजिट किए चेक को क्या आपकी पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा? क्या बैंक को सपने आते हैं कि इनको चेक मिल चुका है, चलो जी मैं बैलेंस बढ़ा देता हूं? या जब तक वो चेक डिपॉजिट नहीं होगा, बैंक उसको क्लियरिंग में नहीं भेजेगा, बैलेंस ऐड नहीं होगा। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली आपकी कैश बुक तो बढ़ गई 5,000 रुपए से, और पासबुक में कोई भी बैलेंस नहीं आया। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, पासबुक से। तो पासबुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐड करेंगे, प्लस में लिखेंगे। देखो जी कैसे लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, कितना, 5,000 रुपीज। ऑल राइट, नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर। अब उसने डिपॉजिट भी कर दिया, हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। क्या चेक हम बैंक को जैसे ही दे के आते हैं उसी टाइम मैसेज आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया? नहीं, इट टेक्स टाइम। क्लियरिंग हाउस एक डिपार्टमेंट होता है बैंक का, जो टाइम लेता है, जो प्रॉपर चेक की स्क्रूटनी करता है, फिर दूसरे बैंक अकाउंट से बातें करता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने चेक जमा कराया, ये किसी और व्यक्ति के अकाउंट से पैसा लेना चाहता है। यही तो मतलब हुआ, जब मुझे किसी ने चेक दिया, वो चेक मैं अपने बैंक में डालूंगा, तो बैंक उसके बैंक अकाउंट से बातें करेगा कि आपके कस्टमर का कुछ पैसा मेरे कस्टमर के अकाउंट में आना चाहिए, और ये रहा उसका प्रूफ, उसने खुद साइन करके चेक दिया है। और फिर वो चेक करेगा कि ऐसा क्या कोई बात हुई और क्या बैलेंस है उस बैंक अकाउंट में। अगर होता है और चेक में सारे पर्टिकुलर एवरी डिटेल बिल्कुल करेक्ट होती है, तो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 वर्किंग डेज। अगर विद इन अ स्टेट वाला चेक है, और अगर बाहर वाला है तो उससे भी कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चेक 22,000 का मैंने डिपॉजिट तो कर दिया, और मंथ एंड हो गया, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए? नहीं आए। तो जब मैंने डिपॉजिट किया होगा, तो मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। कितने रुपए से, 22,000 से। लेकिन पासबुक में बैलेंस तो आया नहीं, तो हम क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, पासबुक से। तो पासबुक को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। तो देखो, ये टॉपिक आपके कोर्स में डालने का दो पर्पस है। पहला पर्पस, इंस्टीट्यूट को अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑब्वियसली क्लास 11th क्वालिफाई तो कर चुके हैं,
क्लास 12th भी क्वालिफाई कर चुके हैं या कर लेंगे फाउंडेशन एग्जाम से पहले, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं 11th के कुछ टॉपिक्स के या 12th के कुछ टॉपिक्स के, जो टॉपिक सीए जर्नी में आगे भी काम आएंगे, वो उतने अच्छे नहीं है। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास 11 में बहुत सीरियसली नहीं पढ़ते, और इससे पहले वाले जो बैचेस आते थे वो बच्चे तो यही बार बार बोलते रहते थे कि सर हमारा तो पूरा 11th कोविड में निकल गया। आपके साथ तो वो सिचुएशन नहीं है, आपके साथ तो वो ईयर्स कौन से होंगे, 9th 10th वाले रहे होंगे। ठीक है जी, 11th में तो किसी का कोविड वाला सिनेरियो नहीं था, तो वहां पर उनकी जो अकाउंटिंग है वीक पड़ गई। तो यहां पर उन्हीं को और बेटर करने का आपको चांस मिलता है कि इन टॉपिक को हम और अच्छे से पढ़ें और ग्रिप बनाएं, जिससे जब हम लोग इंटरमीडिएट में आए, फाइनल में आए, इन टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई भी इश्यू ना आए। गॉट इट? आओ जी आगे चलते। मिस्टर गुप्ता, अब इन क्वेश्चंस में आपको नेम ऑफ ओनर अच्छे से माइंड में होना बहुत जरूरी है। यहां पर ओनर का नेम क्या है? नम्रता। इसका मतलब मिस्टर गुप्ता कोई और है। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक। मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट कर दिया अमाउंट कितना? 15,700 इन हर बैंक अकाउंट विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन द कैश बुक येट। अब मेरा कोई कस्टमर अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, क्या मुझे सपना आएगा कि एक्चुअल में पैसा आ चुका है? जब तक कि अनटिल एंड अनलेस मेरे पास मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या एसएमएस फैसिलिटी ना हो। ये कुछ क्वेश्चन है पुराने जमाने के, जहां पर आपको इमीडिएट नहीं पता चल जाता है कि आपको कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल रहे हैं। तो मेरे एक कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिए 15,700 रुपए इन माई बैंक अकाउंट, जो अभी तक मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। तो देखो जी, मेरी पासबुक बढ़ जाएगी 15,700 से, ओके, और कैश बुक मेरी वहीं की वहीं है। मैं क्वेश्चन किससे कर रहा हूं? पासबुक से। बताओ क्या करेंगे? पासबुक को डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो लिखो फटाफट से, कस्टमर डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक, जिससे मेरी पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक है कम। क्वेश्चन कर रहे हैं पासबुक से, पासबुक को भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। आगे देखो, बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। हमारे लिए ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, बल्कि कितनी ट्रांजेक्शन है? 2 ट्रांजेक्शन, और हम इसको अलग अलग ही करके करेंगे। हमें यहां पर कोई नेटिंग नहीं करनी, क्योंकि वैसे भी अगर हम लोग नेटिंग करते हैं, ऑल्दो इसके ऊपर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते नहीं, लेकिन आगे चल के आपकी आदत अच्छी नहीं बनेगी। आपकी आदत बहुत सारी चीजों को शॉर्ट करने की, नेट करने की पड़ जाएगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल अगर आप कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व होता है जिसका नंबर है AS1, और AS1 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको हर एक चीज में कंप्लीटनेस, अंडरस्टैंडिंग, रिलायबिलिटी, ये सब चीजें फॉलो करनी है। तो यहां पर भी आपको दोनों एंट्री को अलग अलग लेकर चलना। ओके जी, आपको फाउंडेशन लेवल पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने होते, डोंट वरी। इंटर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इवन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अब आपके इंटरमीडिएट स्टेज में। आई होप आपने वर्ड जरूर सुने होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। कभी हम थ्योरी के पार्ट में उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक ओवरव्यू है व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल अबाउट, यस और नो। तो देखो जी, बैंक ने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट 1500 रुपए का। तो जब बैंक क्रेडिट करेगा तो मुझे पैसा मिलेगा या मेरे अकाउंट से जाएगा? तो मेरी पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। क्वेश्चन किससे कर रहा हूं? पासबुक से। कैश बुक में तो कोई भी हरकत ही नहीं हुई, क्या करेंगे? पासबुक को डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट कितना? 1500, एंड देन वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस, और 250 रुपए बैंक चार्जेस के नाम पे क्या कर दिए? डिडक्ट कर दिए। तो जब 250 रुपए बैंक ने काट दिए, बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए, तो पासबुक क्या हो गई? डाउन हो गई। क्वेश्चन कर रहे हैं पासबुक से क्या कर देंगे? अप कर देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस डिडक्टेड कितना? 250। ऑल राइट, फटाफट से लगाएंगे टोटल और मुझे बताएंगे कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, 1,12,050। अच्छा, बैलेंस बता रहे हो, टोटल तो बताओ पहले। 1,00,000
77,050 और बैलेंस कहां पर आ रहा है? ऑब्वियसली यहीं पर आ रहा होगा 1,12,000। तो मुझे बताओ ये जो बैलेंस है ये कौन सी बुक का है? तो स्टार्ट किया था पासबुक से, तो ये किसका हो जाएगा? कैश बुक का। और कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? तो सिंपली राइट बैलेंस एज पर कैश। सिर्फ बैलेंस का मतलब ही क्या है? वो फेवरेबल। नोट इट डाउन एवरीवन, नोट डाउन करेंगे सब लोग। कोई भी डाउट है फटाफट से पूछेंगे। हाँ जी, डन एवरीवन? यस और नो? ओके जी। नाउ कम टू वन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको इजीली डिफरेंशिएट करना सिखा देगा दैट व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट। और जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में ये टॉपिक पढ़ा वो कैसे इससे डिफरेंट है, कैसे इससे अलग है। यहां पर कुछ प्रैक्टिकली जो दीन दुनिया में क्वेश्चन या प्रॉब्लम उठ के आती हैं वही हमको दी जाती हैं कि कैसे सॉल्व की जाए। तो आओ जी इस क्वेश्चन को सिर्फ अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं, बाद में देखेंगे इसमें करना क्या है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ पढ़ेंगे। मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट फेज बाजार न्यू दिल्ली 2 इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज न्यू दिल्ली अगेन 2। जहां पर हमारा बिजनेस होता है, फर्म होता है, हम उसी के आसपास वाली ब्रांच में ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो हमारी फर्म का नाम क्या है? मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, जो कि फैज बाजार न्यू दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली 2 में। वहां पर हमारा ये पर्टिकुलर फर्म सिचुएटेड है। और हमारा अकाउंट कहां पर है? पीएनबी दरियागंज, वो भी वहीं दिल्ली 2 में उसी के पास पड़ता है। ठीक है जी, दोनों के आप पिन कोड देख सकते हैं, सेम है। और ये आपकी पासबुक है जो आपको यहां पर क्वेश्चन ने दी हुई है। आओ जी एक बार हम लोग पासबुक को रीड करते हैं, समझते हैं कि पासबुक में चल क्या रहा है। ईयर आपको दिया हुआ है 2022, जनवरी का यहां पर मंथ है। 2 जनवरी को लिखा हुआ है बाय कैश 4 लाख रुपए क्रेडिट और टोटल बैलेंस 4 लाख। मुझे बताओ ये 4 लाख रुपए हमने जमा कराए हैं या हमने विड्रॉ करे? जमा कराए हैं। वैसे भी आप देख सकते हो डिपॉजिट के कॉलम में है, डिपॉजिट मतलब क्रेडिट कॉलम, विड्रॉल का मतलब डेबिट कॉलम। आप लोगों ने कैश बुक तो बहुत बार बनाई होगी, रीड करी होगी, उसमें आपको फिर भी एक कंफर्टेबिलिटी लेवल है। लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों ने अपनी खुद की पासबुक कितनी बार देखी है, और मैं उसके लेवल पे कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकता। अच्छा का मतलब ये सोच लो सबको सब आता होगा, नो, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं उल्टा जरूर सोच सकता हूं कि आपको कुछ नहीं आता होगा। इसीलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन रीड करेंगे जिससे हम अपने आप को उसमें फेवरेबल बनाएं। तो कैश में क्या हुआ? कैश बैलेंस आपने बैंक में जमा करा दिए, कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का। और वैसे भी देखो यहां बाय लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था बाय इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द क्रेडिट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर अकाउंट और एनी बुक। तो बाय का मतलब ये पैसा हमारे पास आया है। ओके, इसके बाद 4 जनवरी को क्या हो रहा है? टू फर्नीचर डीलर लिमिटेड 60,000 रुपीज। आपने एक फर्नीचर वाले को 60,000 रुपए दे दिए, तो इसीलिए आपका बैलेंस कितना हो गया? 340। अब सर अगर ये हमने पैसे दिए तो ये तो डेबिट होना चाहिए, तो यहां पर क्रेडिट क्यों लिखा? हाँ जी, यहां पर क्रेडिट क्यों लिखा? क्योंकि ये आपका आज की डेट पे नेट बैलेंस बताता है। मुझे बताओ ये जो 3,40,000 का बैलेंस है, ये +340 है कि -340? है तो प्लस ही ना। ये जब तक जीरो पे नहीं जाएगा और जीरो के बाद भी नेगेटिव नहीं होगा तब तक आपका साइन क्रेडिट ही चलता रहेगा। ये डिनोट कर रहा है आपका नेट बैलेंस। ये सिर्फ उस ट्रांजैक्शन का बैलेंस की बात नहीं कर रहा। उस ट्रांजैक्शन का बैलेंस तो आपको यहीं से दिख रहा है कि वो विड्रॉल है तो वो डेबिट है। लेकिन क्या इतना ज्यादा डेबिट तो नहीं हो गया कि नेट बैलेंस ही डेबिट बन गया? अगर आपका बैंक अकाउंट का नेट बैलेंस डेबिट बन जाता है मतलब आप नेगेटिव में चल रहे हैं बैंक अकाउंट में। ठीक है जी, तो आप ये भी अपनी सेविंग अकाउंट का बैलेंस देखना, मोबाइल बैंकिंग में, फिजिकल पासबुक में किसी का भी बैलेंस डेबिट नहीं होगा नेट। सबका बैलेंस क्या ही होगा? क्रेडिट ही होगा। ओके, जैसे हमारा मेट्रो का कार्ड होता है ना, तो मेट्रो के कार्ड में कभी कभी हमारा बैलेंस नेगेटिव चला जाता है। ठीक है जी, कैसे चला जाता है नेगेटिव?
बैलेंस आपका कम रहता है लेकिन आप उससे ज्यादा का फेयर पे जर्नी करके एग्जिट कर जाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास मेट्रो कार्ड में बैलेंस है 20 रुपीज और मैंने 50 रुपीज की जर्नी करी। ओके जी, तो जब मैंने टैप किया फॉर गोइंग, सोचेंगे लॉजिकली, वो भी तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बना कि बनाने वाले ने कैसा सॉफ्टवेयर बनाया। जब मैं टैप करूंगा फॉर गोइंग समवेयर, क्या पहले टैप पे, एंट्री टैप पे मेट्रो वालों को पता चल जाता है कि मैं कहां जा रहा हूं? क्या मुझे कहीं बताना पड़ता है? कोई फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता, बस मैं टैप करता हूं तो वो मुझे एंट्री दे देता है। और उस एंट्री के लिए जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें उन्होंने ये लिखा कि आपके उस पर्टिकुलर कार्ड में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, जो जर्नी के लिए मिनिमम बैलेंस चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेट्स सपोज 10 रुपए मिनिमम जर्नी का बैलेंस है। मतलब अगर मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता हूं तो 10 रुपए लगते हैं, शायद इतने ही लगते होंगे। ठीक है जी, तो अगर मेरे कार्ड में 10 रुपए की वैल्यू है तो वो मुझे एंट्री दे देगा, क्योंकि उसको क्या पता मैंने अगले में एक्चुअल में उतरना हो। तो 10 रुपए है तो मेरी जर्नी वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उतना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मैंने टैप करा, 20 रुपए थे मेरे पास और मेरी एंट्री हो गई। लेकिन मैं ऐसी जर्नी पे गया जो 50 रुपीज की जर्नी थी, ऐसी जर्नी पे गया जो 50 रुपीज की जर्नी थी। तो अब मेरे पास पैसा उसमें 20 रुपए है और किराया मेरा 50 रुपए है, तो एक्चुअली में 20 रुपए में से तो 50 रुपए दिए नहीं जा सकते, तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कितने रुपए से नेगेटिव होगा? 30 रुपीज से नेगेटिव हो जाएगा। और वो मेरे को एग्जिट पे क्या रोकेगा कि जाने देगा? एग्जिट पे भी मुझे जाने देगा, लेकिन वहां दिखा देगा कि अब आपका नेगेटिव चला गया। और अगली बार जब मैं नेगेटिव 30 रुपीज के बैलेंस से एंट्री टैप करूंगा, क्या वो मुझे जाने देगा? या बोल देगा मिनिमम बैलेंस गो टू कस्टमर केयर, ऐसा कुछ बोलेगा? ऐसा बोल देगा, मैसेज दे देगा। तो यही उनकी पूरी की पूरी गेम है। सर ऐसे तो हम मेट्रो वालों को पागल बना देंगे। बताओ जी कैसे बनाओगे? आपके 20 रुपीज की जगह आपने 50 रुपीज का आपने ट्रेवल किया, तो आपका कार्ड कितना चला गया? -30 में चला गया। सर मैं उसको फेंक ही दूंगा, कौन दे 30 रुपए, क्योंकि अगली बार अगर 200 का रिचार्ज कराऊंगा तो मुझे सिर्फ 170 मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? सर मैं ऐसे कार्ड को ही फेंकना पसंद करूंगा, मैं नया कार्ड बनवाऊंगा, उसमें मेरे को पूरे 200 के 200 मिलेंगे। तो आप जब नया कार्ड भी बनवाएंगे या पुराना भी जो आपने कार्ड बनवाया होगा उसमें आपने 50 रुपीज की सिक्योरिटी दी होगी, तो 30 रुपए बचाने के चक्कर में क्या 50 रुपए का कार्ड फेंक दोगे? इसीलिए उन्होंने वो 50 रुपीज बैलेंस रखा हुआ, ताकि उनका कभी भी लॉस ना हो। फेंक दो अपना कार्ड, उनको कोई टेंशन नहीं है। आपको 30 रुपीज उनको देने थे, आपने 50 रुपीज का नुकसान कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें चल रही हैं, और यही काम हमारे बैंक अकाउंट में होता है। जब हमारा बैंक अकाउंट नेगेटिव चला जाता है तो पहले आपको बैंक अकाउंट में क्या करना पड़ता है? पैसे भरवाने पड़ते हैं। और इसीलिए उसके अंदर भी मिनिमम बैलेंस का भी एक रूल निकालते हैं वो, कि इतना बैलेंस आपको हमेशा अपने बैंक अकाउंट में क्या करना है? मेंटेन करना है। अगर उससे कम वो बैलेंस हो जाता है तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है, चार्जेस लगाता है। तो देखो जी, अब इसके बाद क्या हो रहा है? 4 जनवरी को दोबारा से टू दास एंड कंपनी 1,25,000, और अभी भी बैलेंस क्रेडिट है, वो तो होगा ही, क्योंकि आपके पास 3,40,000 तक रुपए पड़े हुए हैं। 1,25 और भी दे दिया तो कितना बचा? 2,15 बचा। फिर 10 जनवरी को क्या लिखा हुआ है? बाय लिखा हुआ है। जे जॉनसन एंड कंपनी से आपको चेक मिला, पैसा मिला, ये आपके क्लाइंट होंगे, 35,000 रुपए। तो देखो 2,15 से बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, 2.5 लाख पे हम पहुंच गए। खाली क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो जी, अगेन 12 जनवरी टू रॉय एंड जेम्स 1 लाख रुपए, क्रेडिट 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए क्या हो गया? कम हो गया। टू लिखा हुआ ना, विड्रॉल हो गया। आपने रॉय एंड जेम्स से कुछ सामान खरीदा, आपने उनको पेमेंट कर दी। उसके बाद 15 जनवरी को अगेन बाय बी बाबू एंड कंपनी बाय चेक, तो आपके एक क्लाइंट ने और पैसा दिया आपको 76,000 का। 150 में 76,000 बढ़ गए, कितना हो गया? 226। फिर 16 जनवरी को बाय कैश, आपने कैश जमा कराया 30,000 रुपए, कितना हो गया? 256 हो गया। 20 जनवरी को टू कैश, आपने कैश विड्रॉल करा 50,000 का, कितना बैलेंस रह गया? 2,06,000 का रह गया। फिर 26 जनवरी को बाय जे राय एंड ब्रदर्स से आपको चेक मिला 43,000 का, आपका बैलेंस क्या हो गया? फिर से बढ़ गया। और फिर 31 जनवरी को प्रीमियम पे कर दिया बैंक ने एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट कर दी, तो बैलेंस 25,000 रुपए क्या हो गया? अगेन कम हो गया। ओके जी, और यही अब आपका नहीं, आगे भी ट्रांजेक्शन है। 31 जनवरी को बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, 1,000 का बैलेंस और कम हो गया।
और फिर 31 जनवरी को आपको इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। आपने गवर्नमेंट कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे, उस पे आपको इंटरेस्ट या कुछ डिविडेंड वगैरह मिला। 20,000 का आपका बैलेंस लास्टली कितना हो गया? 2,43,000। ये आपका फेवरेबल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? ये आपका फेवरेबल बैलेंस। बात समझ में आई? कैश बुक पूरी की पूरी रीड करनी आ गई। कैसे रीड करते हैं? कौन से वाले महीने की ये कैश बुक थी? जनवरी मंथ की। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, और आपको यहां पर कैश बुक दी हुई है, और ये भी कौन से मंथ की दी हुई है? जनवरी मंथ की दी हुई है। और क्वेश्चन में आगे आपको रिक्वायरमेंट क्या है, हालांकि लिखा नहीं है। रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल, प्रिपेयर बीआरएस, दैट्स इट। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब आप लोग इंटरमीडिएट क्वालिफाई करके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाएंगे तो ऐसी आपके पास सिचुएशन होगी। द ओनली डिफरेंस इज, यहां पर जनवरी में कितनी ट्रांजेक्शन होंगी? अराउंड 20 ट्रांजेक्शन, इतनी होंगी ना। वहां पर वो 20 की जगह कितनी हो जाएंगी? 200 हो जाएंगी। बस इतना ही फर्क होगा। कैश बुक भी आपको इतनी छोटी सी देखने को मिल रही है, वहां पर जब पासबुक में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो कैश बुक में भी क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि वहां पर कोई आपका एग्जाम का टेस्ट नहीं ले रहा कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछना है और उतने टाइम पीरियड में सॉल्व होना चाहिए। वो तो एक प्रैक्टिकल किसी क्लाइंट का काम है, केस स्टडी है जो आपको वहां सॉल्व करनी है, और आप पूरा पूरा दिन लगा दोगे उसको सॉल्व करने के लिए, और उसी की फीस मिलेगी। लेकिन आपको नहीं, किसको? आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन वो आपको तभी सिखाएगा ना जब आप साथ साथ काम करोगे, सीखोगे, उसके साथ करोगे। कल को आपको भी उसी के लिए फीस मिलेगी। काम एग्जैक्ट आपको यही करना। तो पासबुक हम लोगों ने देख ली, ये हमारी कैश बुक। मुझे सोच के बताओ, इन्होंने यहां पर लिखा भी हुआ है बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि मुझे बताओ क्या मुझे कैश बुक में कैश कॉलम का कुछ करना होता है? तो ये जो अमाउंट में कॉलम है, कौन सा वाला कॉलम है? बैंक कॉलम। अब उन्होंने बोल दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। अभी तक तो बीआरएस बनाने के लिए जो भी रीजंस ऑफ डिफरेंसेस होते थे, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, वो क्वेश्चन ही हमें दे देता था। जैसे हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में पढ़ा, 6-7 पॉइंट थे, हमने देखा इसको प्लस करना, माइनस करना, हमने फॉर्मेट बनाया और उसको कर दिया। लेकिन यहां पर तो इन्होंने ऐसे कोई पॉइंट्स ही नहीं दिए। तो मैं बीआरएस, मुझे बताओ कैसे बनाऊं? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कैसे बीआरएस यहां पर बननी चाहिए? कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस देख लें। डिफरेंस का मतलब क्या? क्लोजिंग वाला डिफरेंस देख लें। जो ट्रांजैक्शंस है, मुझे एक एक ट्रांजैक्शन को मैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये एंट्री पासबुक में तो आ गई और कैश बुक में नहीं आई, तो ये मेरा क्या बन गया? रीजन ऑफ डिफरेंस। और अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी आई हुई है और पासबुक में भी आई हुई है, क्या वो बीआरएस का पार्ट बनेगी? नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही टैलिड है। तो हमें अब ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढनी है खुद से, और ऐसे ही प्रैक्टिकली काम किया जाता है। वो आपको 10 ट्रांजैक्शन कहीं मिलती नहीं है जो अभी तक आप क्वेश्चन में बचपन से करते हुए आ रहे हैं। बचपन बीत गया, या हमें प्रैक्टिकली चीजें सोचनी है। अब हमें खुद ही एक तरीके से वो क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन हमें हमेशा अवेलेबल होता था। बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? तो एक एक ट्रांजैक्शन को ढूंढेंगे और उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। और आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट टिक कैसे करते हैं? किसी को पता है कैसे करते हैं? बताओ कैसे करते हैं। चलो जी, मैं आपके लिए करके दिखाता हूं। क्या वो ऐसे करते हैं? फिर कैसे करते हैं? हाँ जी, आप लोगों ने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का लोगो देखा? देखा ही होगा सब लोगों ने, कितनी बार शायद देखा होगा। वही ड्रीम है, तभी यहां आए हैं। अब तो हमारे सीए का लोगो भी बदल गया कुछ टाइम पहले। अब हमारा लोगो कैसा हो गया पता है किसी को? देखना चाहते हो? आओ जी, देखते हैं। हमको जो डिग्री मिलने वाली है, जो लोगो मिलने वाला, कम से कम हमको पता तो होना चाहिए। दिख रहा है सबको लोगो? देखो लिखा भी है इसमें, आईसीआई अनवील्स न्यू सीए इंडिया लोगो। और ये कब की न्यूज है? अराउंड 19 दिसंबर 2023 की। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ।
और अब सीए के अंदर पहले तो एक टिक होता था, अब कितने टिक हैं? अब 2 टिक हैं, क्योंकि ये आपकी कंट्री को साथ में इसमें दिखाया गया कि हमारी कंट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जिनका नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमको हमारी कंट्री के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी से भी जोड़ दिया गया, क्योंकि जो आगे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जिससे हम बताना चाहते हैं बाहर के इन्वेस्टर्स को कि आप लोग हमारे सीएस के साथ मिलकर काम कीजिए। हमारे सीए का मतलब है वो हमारी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, ऐसा हमारी भारत सरकार इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला कि हमें 2047 तक, मतलब इंडिपेंडेंस के 100 साल के बाद, हमें कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है? 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमको और भी चीजें बता रहे हैं, या कैसे कैसे और उसमें ग्रोथ होगी। जब इतनी सारी कंपनियां बन जाएंगी, इतनी सारी फंडिंग आ चुकी होगी, तो उनको कौन संभालेगा इंडिया के अंदर? दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसी फॉर्म में एक और कदम आपके सामने है। देखो, सारी क्रोनोलॉजी उसी मैनर में चल रही है। एमसीक्यू पेपर कर देने, पेपर्स की क्वांटिटी कम कर देना, 3-3 पेपर जैसे हो गए, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा देना, ये सब उसी तरफ इशारा है कि गवर्नमेंट सीएस को एक बहुत बिगर रोल देने वाली है, और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत भी है। तो आप लोगों का, मैं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो इस ट्रांजिशन फेज में आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा लीनियंट हो सकता है, होने वाला है, और जिसका आप लोग एडवांटेज लेने वाले हैं। चलो जी, तो यहां पर इस तरीके से टिक होते हैं। जब आप लोग आगे ऑडिट करेंगे ना, तो बिल्कुल आप यही काम करेंगे। जब आप लोग ऑडिट पे जाएंगे और एक एक ट्रांजैक्शन को टिक करेंगे, तो हमारा टिक ऐसे नहीं होता, हमारा टिक ऐसे होता है। तो हम लोग वही अब काम करेंगे यहां पर। एक बार मैं कैश बुक आपके सामने पढ़ लेता हूं रफली, और उसके बाद हम लोग टिकिंग करना स्टार्ट करेंगे। आओ जी, अब कैश बुक क्या कह रही है? कैश बुक कह रही है सबसे पहले तो कैश क्या हुआ? जमा हुआ, इसलिए आपका कैश का बैलेंस कितना बढ़ गया? 4 लाख रुपए से। फिर फर्नीचर डीलर्स को आपने पैसे दिए, 60,000 कम हो गए। याद आ रहा है? फर्नीचर डीलर उधर भी था ऐसा नाम। जे जॉनसन एंड कंपनी से पैसा आया 35,000। बी बाबू एंड कंपनी से पैसा आया 76,000। रॉय एंड जेम्स को आपने पैसा दिया 1 लाख। कैश आपने जमा कराया 30,000। दास एंड कंपनी को आपने पेमेंट करी 1,25,000। जे राय एंड ब्रदर से पैसा आया 43,000। के नागपल एंड कंपनी को पेमेंट करी 73,000। एम मोहन एंड कंपनी से पैसा आया। कैश आपने विड्रॉ कर लिया, बैंक से पैसा कम हो गया। एन नंदी एंड सन से पैसा आया। बी बाबू एंड कंपनी को आपने पेमेंट करी, और इतना बैलेंस आपका बच गया 237। तो यू ऑल नो, कैश बुक में ये डेबिट साइड का क्या मतलब है? पैसा आया। और क्रेडिट साइड का क्या मतलब है? पैसा गया। यही तो है ये डेबिट और क्रेडिट। क्या मुझे बताओ, दोनों बुक के जो बैलेंस है वो टैली कर रहे हैं? कैश बुक क्या कह रही है? कितना बैलेंस है क्लोजिंग? 237। और पासबुक क्या कह रही है? 243। अच्छा, ये 237 और 243 में कितने रुपए का फर्क है? 6,000 रुपए का। क्या इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन होगी 6,000 की, या बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है? तो अब हमको ट्रांजैक्शंस को खुद से ढूंढना है, और ढूंढने के बाद हमको रिकंसिलिएशन करके टैली करना है। फिर चाहे हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करें 237 से, तो हमें अराइव होना है 243 पे, और अगर 243 से स्टार्ट करें तो कहां पहुंचना है? 237 पे। कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाता है, जो एनालिटिकल क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर भी भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्यों है? क्योंकि यहां पर भी आपके पास दोनों बैलेंस अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है सबको? आओ जी, एक एक एंट्री देखेंगे और टिकिंग करेंगे। टिक करने के लिए मैंने ले लिया अलग पेन, दैट इज ग्रीन पेन। देखो जी, कैश में जमा कराए 4 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। क्या ये वाली बात कैश बुक में है? बिल्कुल है सर। तो मैंने क्या करा, यहां पर भी टिक कर दिया, और मैंने यहां पर भी क्या कर दिया? टिक कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं फर्नीचर डीलर लिमिटेड को हमने 60,000 रुपए दिए। क्या हमने कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग करी? यस, ये करी हुई है 60,000 की, और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया? टिक कर दिया। गेटिंग दिस एवरीवन? दास एंड कंपनी को मैंने 1,25,000 पे करे। क्या है यहां पर? दास एंड कंपनी, देखो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। दास एंड कंपनी, मैंने यहां पर भी क्या कर दिया? टिक कर दिया। फिर
जे जॉनसन एंड कंपनी से मुझे पैसा मिला कितना, 35,000 रुपए। देखो जी क्या मुझे मिला है, यहां पर अगर वो क्रेडिट कॉलम में है तो यहां पर कहां होना चाहिए, डेबिट में। ये देखो जी बिल्कुल मिला है, तो ये भी मैं ट्रांजैक्शन को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। रॉय एंड जेम्स को मैंने पेमेंट करी है 1 लाख की, क्या यहां पर पेमेंट करी है, यस बिल्कुल करी है 1 लाख की, ये भी टिक कर दिया। सर ये तो सारे ही टिक होते जा रहे हैं, फिर बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनेगी अभी देखते हैं। बाय बी बाबू एंड कंपनी ने हमें चेक दिया 76,000 का, क्या चेक मिला है, हाँ जी 76,000 का। क्या ये वाला चेक हमें मिला है, मुझे बताओ, ये रहा, टू बी बाबू एंड कंपनी मिला है, तो रिसीट साइड पे ही होगा ना, तो ये भी बिल्कुल मिला है। उसके बाद आपने कैश जमा कराया 30,000 रुपए का, देखो जी क्या ये कैश जमा हुआ है 30,000 का, ये रहा, टू कैश 30,000, देख पा रहे हैं सब लोग मेरे साथ साथ, तो मैंने यहां पर भी टिक कर दिया। उसके बाद टू कैश 50,000, हमने 50,000 का कैश विड्रॉ करा, देखो जी क्या कैश बुक में एंट्री हुई है, ये रही 17 जनवरी को, बाय कैश 15,000, ये भी यहां पर हो गया। सर सारी एंट्री तो दिख रही है। उसके बाद बाय जे राय एंड ब्रदर्स ने हमको चेक दिया 43 का, क्या ये है एंट्री, हाँ जी, ये देखो जी ये रही, टू जे राय एंड ब्रदर्स 43,000, तो ये भी मैंने टिक कर दिया। मतलब अभी तक तो सारी एंट्री मुझे यहां पर दिख रही है। टू प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, प्रीमियम हमने पे करा 25,000 रुपए, देखो जी क्या कैश बुक में है पे, है कहीं पर भी पेमेंट साइड पे देखो प्रीमियम पेड, देख लो आराम से, दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा 25,000 रुपए का प्रीमियम, तो ये आइटम अब किसके लिए क्वालिफाई हो गई, बीआरएस के लिए। तो इसके लिए मैं एक अलग पेन से इसको लिख देता हूं, ये वाली जो आइटम है, अच्छा मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसको मैं लेके जाऊंगा किसमें, बीआरएस में। एक तो ये मुझे बीआरएस के लिए ट्रांजैक्शन ढूंढ के मिल गई। आगे देखो जी, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए 1,000, देखो जी क्या आपको दिख रहा है यहां पर, बाय बैंक चार्जेस कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो गई, ये भी बीआरएस के लिए हो गई ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट कलेक्ट करा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए, देखो जी क्या डेबिट में कहीं आ रहे हैं 20,000 रुपए, आ रहे हैं कहीं पे भी, तो ये भी क्या हो गई, ये भी बीआरएस की मेरी ट्रांजैक्शन बन गई। बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो। तो ये थी हमारी बीआरएस की ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब मैं देखो एक तरीके से खुद ही क्वेश्चन बना रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 3। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने पासबुक को बेस लेकर उसको कैश बुक से टैली किया था, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब कैश बुक को बेस लेकर पासबुक को टैली करना है। तो देखो जी कैश बुक में क्या सब कुछ टैली हो गया या कुछ बच गया, बच गया। और ऑब्वियस सी बात है ये पासबुक में तो नहीं होगा, क्योंकि होता तो मैं उसी से टैली करके इसको यहां पर टिक करता, जो है ही नहीं। तो क्या क्या बच गया, ये 2 ट्रांजैक्शन बच गई, और ये 1 ट्रांजैक्शन बच गई, और साथ में ये 1 ट्रांजैक्शन बच गई, एंड वाला तो क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों की चेकिंग करनी है, क्योंकि अगर एक भी ट्रांजैक्शन आपने मिस कर दी तो आपका जो बैलेंस है वो टैली नहीं होने वाला। तो 3 ट्रांजैक्शन वहां पर, और 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन टोटल यहां पर। मुझे बताओ आपका बीआरएस जो बनेगा वो कितनी स्टेटमेंट से बनेगा, टोटल कितनी हो गई, 7। और अभी तक ये 7 स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन खुद से लिख के देता था, प्रीमियम पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक जो हमने ढूंढा, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ऐसे वो 7 पॉइंट बना देता था, अब वो हमने खुद बनाए। अब मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में कि नहीं, ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने वाले क्वेश्चन है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान वाले क्वेश्चन नहीं है। यही आपको सिचुएशन, यही केस स्टडी आपको आगे हेल्प करेगी जब आप लोग खुद ट्रेनिंग पे जाएंगे, इवन जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कि सिचुएशंस होती क्या है हमारे सामने। अभी तक तो सिचुएशन को इतना फिल्टर कर देते थे कि वो इतना सिंप्लीफाई मैनर में हो जाती थी कि वो मिल जाए तो कोई भी काम कर ले, लेकिन वहां तक पहुंचना ही मुश्किल होता था। अब टिकिंग करनी मुझे बताओ मुश्किल थी कि आगे क्वेश्चन करना मुश्किल,
टिकिंग करनी मुश्किल थी, एक एक चीज ध्यान से देखनी है। अब क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 7 स्टेटमेंट को आपको बीआरएस में ऑर्गेनाइज करके लिखना है। यहां ये सारी पॉइंट्स टिक करना, और ये जो मैंने पर्पल पेन से सारे पॉइंट ढूंढे हैं, सबको क्लियर है यस और नो? हाँ जी, सबको पक्का पक्का क्लियर है। तो आओ जी फटाफट से बीआरएस का फॉर्मेट बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे यहां पर बीआरएस प्रिपेयर करना। देखो जी, ओनर का नाम क्या है? मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीआरएस एज ऑन 31st January 2022 for Messrs Tall and Short, Faiz Bazaar. Particulars plus items and minus items. ओके जी, पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। बताओ जी किसके बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करूं? कैश बुक से कर लेते हैं। चलो जी, कैश बुक का कौन सा वाला बैलेंस उठाऊं? बताओ जी, सबसे लास्ट वाला कितना है? 2,37,000। तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। $2,37,000 कहां पर लिखूं? प्लस कॉलम में लिखूं कि माइनस कॉलम में लिखूं? प्लस कॉलम में लिखूंगा। ओके जी, प्लस कॉलम में हम लोगों ने लिख दिया 2,37,000 रुपीज। अब एक एक एंट्री को देखेंगे जो हमने सर्च किया और उसका ऑपरेशन करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते थे। आओ जी, पहली ट्रांजैक्शन क्या है? प्रीमियम पेड। तो पासबुक से तो पैसा चला गया लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। तो क्या हुआ जी? आपकी पासबुक तो क्या हो गई? डाउन हो गई, पासबुक डाउन हो गई, और कैश बुक वहीं की वहीं है। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं? तो कैश बुक को क्या करेंगे? डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे। लिखो जी, प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना था प्रीमियम पेड? 25,000 रुपए। ये लो जी, हमने रिकॉर्ड कर दिया, हमने कैश बुक को कम कर दिया। डन। आगे देखो, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, तो अगेन क्या हो गया? पासबुक डाउन हो गई। क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक से, कैश बुक को क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। बैंक चार्जेस डिडक्टेड। बस आप जितना सा छोटा सा लिख सकते हैं, इसे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो जाए, दैट वुड बी इनफ। आपकी जो चेकिंग होगी, जो आपकी मार्किंग होगी, वो थ्योरी पे नहीं होगी, किस पे होगी? इस फिगर्स पे होगी कि वो सही कॉलम पे लिखे गए हैं कि नहीं। यहां ऊपर नीचे भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई मार्किंग नहीं हो रही। मार्किंग हो रही है प्लस में डाला बच्चे ने कि माइनस में डाला, और करेक्ट किया कि नहीं किया। आओ जी, इसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इससे क्या हुआ? इंटरेस्ट कलेक्टेड हुआ तो पासबुक बढ़ गई। क्वेश्चन किससे कर रहे हो? तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना अमाउंट है? 20,000। ये लो जी, हमने कितनी इजीली जो पासबुक के डिफरेंसेस थे वो तो रिकॉर्ड कर लिए। इसमें कोई अच्छा माइनस में लिख दिया, प्लस में लिखेंगे। हमने देखो कितनी इजीली ये तो डिफरेंसेस लिख दिए। तो दिक्कत कहां थी? ढूंढने में। जो हमने 7 पॉइंट्स ढूंढे, करने में कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आना है वाला पॉइंट? इंटरेस्ट आपकी पासबुक में बढ़ गया तो हम क्वेश्चन कैश बुक से कर रहे हैं, मैंने कैश बुक को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आगे चलो जी। अब यहां पर देखो कौन कौन से पॉइंट्स है, मैंने क्लियरली मार्क करे हुए हैं। ये दो पार्टीज हैं, टू मैम मोहन एंड कंपनी और एन नंदी एंड सन्स, इन्होंने क्या दिया होगा, मुझे चेक दिया होगा, लेकिन वो भी पैसे मेरे पासबुक में आए नहीं। मे बी मैंने चेक को क्या ना किया हो, डिपॉजिट ना किया हो, या डिपॉजिट कर दिया हो लेकिन अभी क्रेडिट ना किया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो मेरे पास चेक आ गया लेकिन बैलेंस मेरे पास नहीं आया, तो ऐसे लिखो इसको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। तो इसको ना मैं इकट्ठे कर लूंगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। एम मोहन एंड कंपनी 1,05,000 और एन नंदी एंड सन्स 34,000। टोटल कितना हो गया? बताओ जी, इस 139 का हम क्या करें? चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो कैश बुक तो मेरी बढ़ गई लेकिन पासबुक में बैलेंस आया नहीं। क्वेश्चन कर रहा हूं कैश बुक से, क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, तो कहां लिखूंगा, माइनस को। ओके जी, आगे चलो नेक्स्ट। अब ये दो लोग हैं जिनको मैं क्या कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, मतलब यहां पर दिखा रहा हूं, पर क्या एक्चुअली में मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट हुई नहीं, तो मतलब मैंने इनको चेक इशू करे होंगे लेकिन इन्होंने प्रेजेंट फॉर पेमेंट किया ही नहीं, तो लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना कितना है, के नागपाल एंड कंपनी 73,000 एंड बी बाबू एंड कंपनी 78,000। बताओ जी टोटल कितना हो गया? तो देखो क्या हुआ, मैंने चेक इशू करे, तो जब मैंने चेक इशू करे तो मेरी कैश बुक तो कम हो गई। आप देख सकते हैं कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिखा, तो कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक में से पैसा गया ही नहीं। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, कैश बुक से क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो 151,000 कहां पर लिखेंगे, प्लस साइड। दैट्स इट, फटाफट से लगाएंगे सब लोग टोटल और फिर कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस। टोटल कितना हो गया, 4,08,000 एंड बैलेंस पासबुक का कितना आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक कौन से कॉलम में आ रहा है, तो माइनस कॉलम का मतलब कौन सा बैलेंस रहेगा, क्योंकि स्टार्ट यहां से हुआ था तो इसको बैलेंस होना भी दूसरे कॉलम में ही चाहिए था और दूसरे में ही हुआ, तो ये भी फेवरेबल बैलेंस बना रहेगा। एक बार चेक करें हमारे पासबुक का बैलेंस था कितना, ये देखो जी कितना है, हो गया वेरीफाई कि नहीं हुआ, बस इतना सा काम कर। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? ओके, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या बीआरएस हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था और एक्चुअल बीआरएस में क्या क्या चीजें होती है। तो ये आपकी चीजें मिथ तोड़ेंगी, जो बच्चों को बहुत मिथ होता है सर वही चीजें फाउंडेशन में पढ़नी है, वही टॉपिक्स हैं जो हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं है। उन टॉपिक के अंदर भी बहुत डेप्थ है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में वही टॉपिक ले लेता हूं जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ताकि आपको पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट बन जाए। और जो टॉपिक नए हैं वो तो वैसे ही न्यू है, उसमें तो हर एक चीज ही न्यू है। जो ओल्ड हैं उनमें भी बहुत चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, और क्लास 12 से भी ज्यादा 11th के टॉपिक है और 11th को हम लोग उतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते, इसलिए वो आपको दोबारा से यहां पर चीजें पढ़ाई जाती है। अभी बीआरएस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे इंटरमीडिएट में या फाइनल में ऐसे बड़े सारे से टॉपिक्स हैं जो बीआरएस जहां पर खत्म होता है वहीं पर वो शुरू होता है, तो आपको आएगा ही नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूट ने बीआरएस जैसे टॉपिक को आपकी फाउंडेशन स्टेज में डेप्थ में डाला हुआ। गॉट इट एवरीवन? चलो जी आगे चलते हैं।
चलो एक क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। Okay, come to this question number 4th. From the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A. Mr. A is the owner on 31st December 2022 और आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस है ऑन 31st दिसंबर 2022। ये रुपी का सिंबल है जो बॉक्स की फॉर्म में आया है, ये रुपी कितना 6340। और उसके बाद ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन है और आपको क्या करना है, बीआरएस बनानी है। तो यहां पर कोई एनालिसिस नहीं करना, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस, हो जाएगा। तो फटाफट से सब लोग करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट लाइव टेस्ट, ठीक है जी। ऐसे मैं क्लास में कुछ छोटे छोटे लाइव टेस्ट आपको देता हूं जो मुझे लगता है बिल्कुल आप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती है और साथ में मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दिस इज योर लाइव टेस्ट, सब लोग ट्राई करेंगे, प्रॉपरली फॉर्मेटिंग के साथ करेंगे, ओके जी। एंड देन आई विल चेक कि आपका आंसर क्या है और कितने बच्चों ने बिल्कुल एक्यूरेट किया। सब बिल्कुल ऑनेस्टी से अपनी शीट पे ही देखेंगे या क्वेश्चन में देखेंगे, बाकी आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना। दैट्स इट, 60 पॉइंट्स है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यस और नो? हाँ जी, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार यहां पर लिखेंगे, आई वांट टू सी कि कितने बच्चे बिल्कुल प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। सब लोग को ये लाइव टेस्ट करना है, जैसे हमारी यहाँ पर फिजिकल फेस टू फेस क्लास हो रही है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली आपको भी पढ़ना है, प्रॉपर नोटिंग करनी है एंड एवरीथिंग मस्ट बी एब्सोल्युटली सेम। वेरी वेरी गुड एवरीवन। जो भी डाउट्स हैं आप अपने ऐसे ही चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज माई नंबर विल बी शेयर टू यू, यू विल ऑल्सो आस्क योर डाउट्स, यू कैन ऑल्सो आस्क एट व्हाट्सएप और एट इंस्टाग्राम आईडी। हाँ जी, सब लोग करेंगे। आई होप आज सबके पास कैलकुलेटर्स होंगे, यस और नो? देखो, मोबाइल इज नॉट कैलकुलेटर, मोबाइल को आप कैलकुलेटर मत मान लेना। क्या आपके एग्जाम में मोबाइल अलाउड होगा? आंसर इज नो। तो कैलकुलेटर मींस कैलकुलेटर ही, क्योंकि आपके पास जितने मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए, उसमें जितनी ज्यादा बार आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। अभी आप करोगे सेल फोन से, बाद में कैलकुलेटर यूज करने पड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। बल्कि वैसा ही कैलकुलेटर, वही कैलकुलेटर ले लो जो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में लेके जाना है। हो गया जी? ये सब लोग करेंगे फटाफट से। आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी पर्सन। कर रहे हैं सब लोग? हाँ जी, एट द बैक हो गया सबका? कितनी ट्रांजेक्शन थी टोटल? 6 और 7, 6 ट्रांजेक्शन।
प्रॉपर करना है, लिखना भी है पर्टिकुलरली क्या ट्रांजैक्शन है, जैसे मर्जी इंग्लिश में लिखो। सिर्फ अमाउंट से बात नहीं करेंगे, उन्होंने आपको बता दिया उस पे चेकिंग नहीं हो, और आपको फॉर्मेटिंग के लिए तो चाहिए ना प्रेजेंट लिस्ट के लिए। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का अमाउंटिंग टू 160 एंटर्ड इन पास। मुझे बताओ ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक ने देगा कि चार्ज करेगा? चार्ज कर दिया, आपके पास डाउन हो गया, क्वेश्चन किससे गलत है? मैं तो ये देखने के लिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करना है। ओके, प्लस आइटम को प्लस आइटम लिखना है, आपको अभी मैं डांटूंगा तो ही आप आगे सीख लोगे। ठीक है जी, पार्टिकुलर और फ्लोटिंग ट्रांजैक्शन है उसको बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। यस, हो गया सबका? करंट डिस्कस, चलो। हाँ जी, क्या यहां पर किसी का नेम लिखा था जिसके लिए बीआरएसएम बना रहे हैं? अब जो मैं सॉल्यूशन करूंगा इसके बाद आप बाद में अपने आप को खुद मार्किंग देंगे। ठीक है जी, देखो कैसे सॉल्व करना था। बीआरएस ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31st of December 2022। देखो दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो आपको यहां पर काम भी बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह करना है। पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कितना? 6340। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बताओ जी, इसको मैं कहां पर लिखूं? माइनस कॉलम में लिखूंगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months ending 31st December 2022 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। तो मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया होगा कि मुझे अलाउ किया होगा? चार्ज किया होगा। तो जब चार्ज कर दिया और उन्होंने लिखा एंटर्ड इन द पासबुक, तो ये पासबुक के विड्रॉल कॉलम में आया होगा कि डिपॉजिट्स कॉलम में? विड्रॉल का मतलब पासबुक आपकी क्या हो गई? पासबुक आपकी कम हो गई। क्वेश्चन किससे कर रहे हो? कैश बुक से। कैश बुक को भी क्या कर देंगे? उसको भी कम कर देंगे। कितना? 160। तो मैं लिखूंगा माइनस कॉलम। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। इसकी एंट्री बस अभी पासबुक में ही हुई है। बैंक चार्जेस डिडक्टेड, तो जब पासबुक में ही हुई है तो आपकी पासबुक क्या हो गई? 400 रुपए से कम हो गई। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं? क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये भी आएगा माइनस कॉलम। आगे चलो। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू, प्रायर किसको बोलते हैं? बिफोर। बिफोर टू 31 दिसंबर 22 अमाउंटिंग टू 11,68,000। तो चेक मैंने इशू तो कर दिए, पर जिनको मैंने इशू करे उन्होंने अभी बैंक जाकर वो पैसा निकलवाया ही नहीं, वो कैश ही नहीं करवाए या एनकैश नहीं करवाए। तो जब मैंने चेक इशू करे तो मैंने अपनी कैश बुक तो डाउन कर दी,
पर क्या पासबुक में से पैसा गया? नहीं गया। तो मैं क्वेश्चन किससे कर रहा हूं? कैश बुक से। तो कैश बुक को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट भी लिख सकते हो, या फिर बट नॉट कैश्ड भी लिख सकते हो। कितना? 11,68,000। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू द बैंक। चेक पे का मतलब भी क्या होता है? चेक डिपॉजिटेड, जमा करवाए बैंक में, बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर फॉर कितना रुपया? 22,17,000। तो चेक मैंने डिपॉजिट जब कर दिए तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं आए क्योंकि क्लियर नहीं हुआ चेक। तो कैश बुक को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना अमाउंट? 22,17,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या कर ली? कलेक्ट कर ली, तो मेरी पासबुक बढ़ गई। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं? कैश बुक से। कैश बुक को भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक। ओके जी, बढ़ा देंगे तो कहां लिखेंगे? प्लस आइटम के कॉलम में। बताओ जी टोटल कितना हो गया? टोटल बता रहे हो? 23,68,000। एंड बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। और कहां पर आएगा? माइनस में आएगा। 1,44,100। तो मुझे बताओ ये वाला बैलेंस अब क्या डिनोट कर रहा है? हमने स्टार्ट किया था बैंक ओडी एज पर कैश बुक, और उसी कॉलम में आ गया, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस रहेगा? फेवरेबल की ओवरड्राफ्ट। तो लिखेंगे सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक। सिर्फ बैलेंस का मतलब ही क्या है? कि वो कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस। 1,44,100 इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। बताओ जी कितनों का यही आंसर था? सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस ही था, और इतना ही था, इतने बच्चों का। हाँ जी, तो सेम कॉलम में आया। यहां पर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बार बार बताया, जिस कॉलम से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी बैलेंसिंग दूसरे कॉलम में आती है तो नेचर सेम रहता है, लेकिन यहां तो उसी कॉलम में आ गई। अगर उसी कॉलम में आता है तो नेचर क्या हो जाता है? बदल जाता है। ओके जी, तो ओवरड्राफ्ट अगर वो कैश बुक का है तो पासबुक का क्या हो जाएगा? फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। और कितने बच्चे यहां पर, जितने क्वेश्चन थे, जैसे कितने पॉइंट थे? 6 पॉइंट, 6 में से 6 नंबर अपने आप को दे सकते हैं। ऐसे कितने बच्चे? प्रेजेंटेशन वाइज एवरीथिंग उनकी प्रॉपर है कि अगर उनको किसी का क्वेश्चन चेक करना हो अपना खुद का, तो वो पूरे नंबर देंगे उसको। इतने सारे बच्चे हैं। बाकी बच्चे कहीं खुद भी मान रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, तो ऑनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी गुड कि एटलीस्ट आप लोग ऑनेस्टी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने वो गलती भी देख ली होगी कि कहां पर आपकी कोई मिस्टेक है, चाहे प्रेजेंटेशन की बात करें, चाहे किसी पर्टिकुलर एंट्री की मिस्टेक। और आई होप अब आपको पता होगी। सर प्लीज रिपीट सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? देखो जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट की है सेकंड ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैलेंस जितना मिनिमम होता है उससे भी ज्यादा विड्रॉ कर लिया। 6 महीने से आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा था, तो बैंक ने 160 रुपीज एंटर कर दिए पासबुक में। एंटर इन पासबुक का मतलब बैंक ने वो बैलेंस आपका क्या कर दिया? कम कर दिया, चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव आइटम। तो जब आप पे चार्जेस लग गए तो आपकी पासबुक डाउन हो गई 160 रुपए से। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक से, कैश बुक को भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और सर फोर्थ पॉइंट बता दीजिए। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या है? चेक आपने इशू करे, चेक आपने बांटे अपने एम्प्लॉइज को, किसी को भी, बट नॉट कैश्ड। लेकिन उन्होंने उस चेक को जो आपने बांट के उनको दिए थे वो बैंक में नहीं लेके गए, तो वो एनकैश हुए ही नहीं। वो चेक से उन्होंने पैसा निकलवाया ही नहीं, चेक को अपने घर पे रखी रखा। कब तक? 31 दिसंबर तक। और वो कितने के चेक थे? 11,68,000 के। तो यहां पर क्या हुआ? आपने तो चेक इशू कर दिया, जब आपने चेक इशू किया आपने अपनी कैश बुक को डाउन कर दिया क्योंकि चेक चला गया, लेकिन पासबुक में से बैलेंस गया ही नहीं है।
तो क्वेश्चन आप कैश बुक से कर रहे हैं तो कैश बुक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वही काम हमने यहां किया। हाँ जी, क्लियर है सबको ये सारे के सारे पॉइंट्स? यहां पर भी सबको क्लियर है, कोई भी डाउट तो नहीं है? चल सकते हैं आगे? चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भाई सब लोग। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला। देखो अब नाम ही गड़बड़ वाला है तो गड़बड़ियां तो होंगी क्वेश्चन के अंदर। शोज 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31st December 2022, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। लेकिन वो बैंक पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं करता। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज का भी क्या मतलब होता है, डिफरेंसेस। ठीक है जी, पहली बात तो मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया गया है? कैश बुक का दिया हुआ है, लेकिन यहां पर तो बैलेंस एट बैंक लिखा हुआ है, क्योंकि ये कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस है। ऑब्वियसली है वो कैश बुक का ही, तो कंफ्यूज नहीं होना। और उन्होंने बोला ये एग्री नहीं कर रहा बैंक पासबुक का बैलेंस। और देखो यहां पर भी लिखा है द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज इतने रुपीज एज द बैलेंस एट बैंक। तो मतलब 100% ये कैश बुक का ही बैलेंस है। तो पहले तो आपको इस बात पे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आइए फॉर्मेट बनाते हैं और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और फिर प्लस माइनस में लिखेंगे। पहले मैं सारे पढ़ा दूं फिर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करूं तो पढ़ें तो डबल काम होगा। इससे बढ़िया साथ साथ ही पढ़ेंगे और करेंगे। तो फॉर्मेट बनाओ जी सब लोग मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, BRS ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला एज ऑन क्या है डेट, 31st December 2022। particulars प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। देखो जी पहली ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन से कॉलम में लिखूं, प्लस कॉलम में लिखेंगे 8,36,400। आगे चलो जी। ऑन 15th December 22 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 10,000। पेमेंट की जो साइड थी कैश बुक की, पेमेंट साइड कौन सी होती है, डेबिट वाली की क्रेडिट वाली, क्रेडिट वाली, वो अंडर कास्ट हो गई। मतलब जितने से लिखनी थी उससे कम से लिखी, कितने से, 10,000 रुपए से। मतलब लगा लो अगर मैंने किसी को पेमेंट करी 1,10,000 रुपए की तो कितना अमाउंट लिखा, 1 लाख लिखा। अगर 80,000 की पेमेंट करनी थी तो कितना लिखा, 70,000 लिखा। मतलब जो भी एक्चुअली में पेमेंट करी उससे 10,000 कम से लिखा। अगर 20,000 की करनी थी तो कितना लिखा, 10,000। अगर 15,000 की करनी थी तो कितना लिखा, 5,000। ठीक है जी, ये दिक्कत आई। तो मुझे बताओ इस गलती की वजह से पेमेंट साइड अंडरकास्ट करी अकाउंटेंट ने 10,000 से, इसकी वजह से जो आपका बैलेंस आ रहा होगा कैश बुक का वो चेंज आ रहा होगा, गलत आ रहा होगा, यस और नो। तो वो 10,000 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा कि कम आ रहा होगा, हाँ जी ज्यादा आ रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है, सबको, हर एक बच्चे को? अच्छा जिसको नहीं आई वो एक बार हैंड रेस करो, मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आई होगी। ठीक है जी,
तो इसको और हम लोग डेप्थ में जाके समझते हैं। क्या करेंगे समझने के लिए, हालांकि ये सॉल्यूशन का कोई पार्ट नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक कैश बुक बना रहा हूं। ओके सर, ये खाली आपको समझाने के लिए। ये कैश बुक के कौन से कॉलम हो गए, बैंक वाले कॉलम, क्योंकि कैश कॉलम का हमें कुछ करना नहीं होता। तो ये हो गई रिसीट साइड, अमाउंट, और ये हो गई पेमेंट साइड। बताओ जी इसमें कौन सी साइड की बात हो रही है, पेमेंट साइड की। ठीक है जी, यहां पर ना हम कुछ भी बैलेंस ले लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे ही जो मन कर रहा है वो बैलेंस लिख रहे हैं, कितना, 1,00,000 रुपए। ठीक है, और मान लेते हैं हमने किसी को पेमेंट करनी थी बाय XYZ को, और कितने की पेमेंट हमने एक्चुअली में की, मान लेते हैं हमने एक्चुअल में पेमेंट की थी 70,000 रुपए की। एक्चुअल पेमेंट कितने की हुई है, एक्चुअल में तो पेमेंट करी है हमने 70,000। ठीक है जी, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है 10,000 रुपए से, लेकिन आपने पेमेंट इधर दिखाई कितनी, 60,000 रुपए। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 40,000 रुपए। पर मुझे बताओ, अगर हम इसको बिल्कुल करेक्ट दिखाते, जितने की हमने पेमेंट करी, तो मेरे को कितने की पेमेंट दिखानी चाहिए थी, 70,000 की दिखानी चाहिए थी। तो मेरा बैलेंस कितना करेक्ट आना चाहिए था, 30,000। तो ये टैली हो जाता। बात समझ में आई, एक्चुअल पेमेंट कितनी थी, 70 की, लेकिन मैंने 60 की दिखाई। तो कम दिखाने की वजह से मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आया कैश बुक के अंदर, वो ज्यादा बढ़ के आया कि कम आया, ज्यादा आया। अब बात समझ में आ गई। तो मेरा इसका मतलब जो कैश बुक है, इस गलती की वजह से 10,000 रुपए बढ़ गई है। और क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, 10,000 बढ़ी हुई है, क्वेश्चन भी कैश बुक से कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बात समझ में आई, यस और नो। अब ये चीजें आपको बुक्स में कहीं पर भी दिखेंगी नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए मैं छोटी छोटी बीच में एक्सरसाइजेस करता हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ओके, तो आओ जी, इससे हमारी कैश बुक का बैलेंस क्योंकि बढ़ा हुआ है, पेमेंट साइड अंडर कास्ट बाय 10,000, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, जिसकी वजह से आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, कम कर देंगे। देखो आप अदरवाइज भी सोचो, पेमेंट की कोई चीज अगर कम लिखी गई है, आपने पेमेंट किसी को करनी थी और नहीं दिखाई, तो ये तो आपके किसी भी बैलेंस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी ना। पेमेंट कौन करना चाहता है, कोई भी नहीं। तो पेमेंट आपने नहीं दिखाई या कम दिखाई है, अगर रिसीट कम दिखाएं तो नुकसान होता है, लेकिन पेमेंट अगर कम दिखाएं तो फायदा है ना। तो ये आपके अल्टीमेटली बैलेंस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो कैश बुक अगर आपकी बढ़ गई और पासबुक वहीं पर है और क्वेश्चन कर रहे हैं कैश बुक से, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे। आगे चलो जी, अ चेक फॉर 131,000 इश्यूड ऑन 25 दिसंबर 2022। आपने एक चेक इशू करा अपने एम्प्लॉय को, अपने सप्लायर को, या किसी को भी, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो चेक आपने इशू करा ना, वो बैंक कॉलम में आपने नहीं लिखा। आपने बैंक कॉलम में नहीं लिखा, इसका मतलब आपने कहां लिखा होगा, आपने कैश में लिख दिया होगा। और हमारे लिए इस टॉपिक में किसी चीज को कैश कॉलम में लिखना या ना लिखना, उससे कोई भी मतलब है ही नहीं। हमारे लिए एक तरीके से वो लिखा ही नहीं गया, क्योंकि हमको लिखना कहां पर था, बैंक कॉलम में। आपने क्या करा, चेक इशू किया तो आपको बैंक कॉलम में लिखना था ना, बाय सप्लायर बैंक में आप लिखते 131, और वो तो लिखा ही नहीं गया, वो तो कैश में लिखा गया। क्या हम बीआरएस में कैश बुक के कैश कॉलम को पासबुक से मिला रहे हैं, या बीआरएस में हम लोग बैंक कॉलम को पासबुक से मिला रहे हैं? तो हमारे लिए तो एक तरीके से ये एंट्री ही नहीं हुई। और आपके पासबुक में ओवर द पीरियड बैलेंस कम हो गया होगा, आपने अपनी कैश बुक में कम करके दिखाया नहीं, तो क्या सिचुएशन बनी, पासबुक हो गई डाउन, कैश बुक वहीं की वहीं है, क्योंकि आपने तो कैश कॉलम में दिखा दिया, बैंक कॉलम में आपने दिखाया ही नहीं। तो कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आई ये वाली ट्रांजैक्शन, पहले ये बताओ। हाँ जी, आप पूछो, जाइए, समझ में आया? तो आओ जी, इसको भी हम लोग लिखें। यस, वो गलती हुई है, उसको हम लोग ठीक करेंगे।
कहां पर ठीक करेंगे? आगे एक जाके टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां पर उसको ठीक करेंगे। वो इस एरिया का, इस टॉपिक का कोई काम ही नहीं है इसमें। तो लिखो चेक इशूड but not check issued but not recorded in बैंक कॉलम। तो इसका मतलब आपकी जो कैश बुक है वो ज्यादा अमाउंट से दिख रही है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। गॉट इट एवरीवन, यस और नो? तो अब थोड़ी सी टेक्निकल एडजस्टमेंट बढ़ेंगी जिसमें आपको और इंटरेस्ट आएगा और समझने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, सिंपल बातें तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब थोड़ी अंदर अंदर की बातें होंगी कि सोचो जरा ये गड़बड़ करी अकाउंटेंट ने तो कैसे रेक्टिफाई करोगे। आप कुछ रेक्टिफिकेशन रिलेटेड आपके पास चीजें आने वाली। आगे चलो जी। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, एक आपने डिपॉजिट कराया 1.5 लाख रुपए का अमाउंट, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, पर कैसे किया, एज इफ, जैसे कि देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, जैसे कि कैश बुक में कोई बैंक कॉलम ही ना हो, तो कहां रिकॉर्ड कर दिया, ये भी कैश कॉलम में कर दिया। हमारे लिए कैश में करा नहीं करा हमें कोई मतलब नहीं है, जहां करना था वहां तो करा नहीं। अब तुम कहीं पर भी कुछ करते रहो, अब आपको एग्जाम में मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, वो तो आपने करे नहीं, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो जिसपे आपकी अच्छी प्रैक्टिस थी, क्या मार्क्स मिलेंगे? उसका मतलब ही नहीं है। जब पूछा ही नहीं तो उसका आंसर करके क्या करोगे? तो एक डिपॉजिट 1.5 लाख का आपने रिकॉर्ड कर रहा था कैश बुक के बैंक कॉलम में और उसको वहां पर रिकॉर्ड नहीं करा, तो मेरी कैश बुक तो वहीं रुकी रही, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। रिकॉर्ड हुई तो कैश कॉलम में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और पासबुक में 1.5 लाख रुपए आ गए, क्वेश्चन किससे कर रहे, तो क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा दें। बात समझ में आई सबको? आओ जी लिखें, वन डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, कितना अमाउंट, 1,50,000। आगे चलो, ऑन 18th December 22 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as a credit balance। very important adjustment। देखो जी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैनुअल अकाउंटिंग में होती हैं। आज के टाइम पे जहां पर अकाउंटिंग कैसे होती है, कंप्यूटराइज्ड, वहां पर ये वाला एरर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी शीट होती है उसके अंदर अनलिमिटेड डाटा लिखने की आपको इंडिपेंडेंस होती है। आई होप कभी आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया हो, या नहीं भी ज्यादा किया हो कम से कम देखा हो। तो मुझे बताओ, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट होती है जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, क्या वो कभी खत्म होती है? क्या उसके रोज कॉलम कभी आपने खत्म होते हुए देखे कि सर हमने तो इतना डाटा फीड कर दिया कि हमारी वो पूरी फाइल ही फिनिश हो गई, वहां लिखा हुआ आ गया दी एंड या फिनिश, अब आप और डाटा उसमें नहीं लिख सकते? ऐसा हुआ क्या कभी? लेकिन ये जो आपका पेज है, जो आपकी नोटबुक है, क्या ये एक पेज फिल हो जाता है कि ये भी कभी नहीं होता? अभी देख लो कितने पेज आपके फिल हो चुके होंगे 2 क्लासेस के अंदर, ये तो सर फिल हो जाता है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन एक पेज पे हो रहा हो लेकिन पेज कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही मैनुअल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की जाती थी, और जितने भी मेरा टोटल बैलेंस था, जैसे कि ये है एक पेज मान लो, और मुझे मिस्टर राम से जितने भी पैसे मिल रहे हैं मैं उसको ऐसे 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 करके रिकॉर्ड करता था, और मुझे अब पता चलता था कि ये तो मैंने सारे रिकॉर्ड कर दिए, अब पेज भर गया, तो यहां पर जो टोटल आता था, लेट सपोज ये टोटल आ गया 2.5 लाख रुपए। ठीक है जी, ये पेज भर गया, मैंने पेज टर्नओवर कर दिया, अब मेरे पास नया पेज आया, तो नए पेज में और भी एंट्री होंगी, तो मुझे क्या करना होता था, जो पिछले पेज का टोटल है वो एक बार यहां लिख देना होता था, ओपनिंग बैलेंस कितना, 2.5 लाख। और अगर मैंने इसको 2.5 लाख की जगह 25,000 लिख दिया और आगे फिर एंट्रियां करना शुरू हो गया, क्या गड़बड़ी हो गई पूरे बुक्स में, अकाउंट्स में कि नहीं? यही गड़बड़ी ये अकाउंटेंट कभी कभी कर देते हैं, जो कि मैनुअल अकाउंटिंग में पॉसिबल है लेकिन कंप्यूटराइज्ड में नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड में तो पेज ही क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अब देखते हैं इनकी दिक्कत क्या हुई, क्या इन्होंने यहां पर एरर किया। देखो जी क्या कह रहे हैं, ऑन 18 December 22 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 ऑन द प्रीवियस डे
was brought forward as credit balance. मुझे बताओ डेबिट बैलेंस ऑफ 15 to 60 का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव बैलेंस था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव था। डेबिट का मतलब पॉजिटिव। आप खुद लिख रहे हैं अपनी डायरी में, डायरी भर गई एक पेज उसका, तो आपने डायरी का जो टोटल 15,260 था अगली बार क्या कर दिया, उसको क्रेडिट बना दिया, मतलब मैंने उसको माइनस लिख दिया 15,260। तो बताओ जी मैंने अपनी कैश बुक को कितने अमाउंट से कम कर दिया? कुछ बच्चे कह रहे हैं 15 to 60, कुछ और कह रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ, कैलकुलेटर आपके पास है? तो ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, क्या क्या कर सकते हैं? 30,520। अच्छा मुझे बताओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये कौन है? कौन है? ये हैं आप, ठीक है जी, ये आप हैं, और ये है आपके घर के बाहर वाली सड़क या रोड, ठीक है जी। और आपके घर से लेफ्ट में 1 किलोमीटर जाके क्या आता है? टेंपल आता है। सुबह सुबह आप मंदिर जाते हैं, ठीक है। और राइट 1 किलोमीटर में क्या आता है? राइट 1 किलोमीटर में क्या आता है? कुछ भी लिख लो। यहां पर कोई शॉप आती है, चलो चलो, ये आपका घर नहीं है, ये कोई एक अलग जगह है जहां पर आपको इतनी नॉलेज नहीं है रास्तों की। तो आप यहां बीच में खड़े हुए हैं और आपको जाना था टेंपल, जो कि लेफ्ट होकर आएगा 1 किलोमीटर, और राइट 1 किलोमीटर पे क्या आएगी? शॉप आएगी जहां टेंपल का सामान मिलता है। लेट्स टेक लाइक दैट। तो आपने किसी चलते फिरते व्यक्ति से पूछा कि भाई मुझे मंदिर जाना है, उससे शायद सही नहीं सुना होगा, उसको लग रहा होगा मंदिर के लिए सामान लेने जाना है, तो मैं कहां जाऊं? तो उसने आपको बोल दिया यहां से राइट चले जाओ 1 किलोमीटर, वहां पर वो आ जाएगा, बस उसने इतना ही बोला। तो आप राइट चले गए, तो आप कहां पहुंच गए? अब आप यहां पर पहुंच गए, और यहां पर तो कोई मंदिर है ही नहीं। आपने उनको बोला कि यहां पर कोई मंदिर भी है क्या? उन्होंने कहा मंदिर तो बहुत पीछे रह गया। आप कहां से आए हैं? तो आपने कहा यहां से आए हैं। तो उन्होंने कहा उसी दूसरी डायरेक्शन में आपको जाना था। तो अब मुझे बताओ मंदिर के पास जाने के लिए आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर की 2। 1 किलोमीटर में तो आप अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आओगे जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, फिर और आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 2 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा। ये काम कभी आपकी लाइफ में भी जरूर हुआ होगा, कभी कोई गलत कट ले लिया या कुछ और दिक्कत हो गई, फिर वापस आपको डबल आना पड़ता है, ऐसे ही होता है। तो वही काम अब हमको यहां पर करना है। हमारा जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था 15,260। डेबिट बैलेंस 15,260 का मतलब था पॉजिटिव प्रीवियस डे में, और इसको उसने क्या बना दिया? क्रेडिट बैलेंस बना दिया, मतलब इसको क्या कर दिया? माइनस 15,260। एक तरफ तो आप कह रहे थे मेरे पास 15,260 रुपए ज्यादा हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैंने किसी को 15,260 रुपए देने हैं। तो कितने का झटका लगा आपको? कितने का दोनों में डिफरेंस आया? वो आया 30,520 का। ध्यान रखना 15,260 का डिफरेंस नहीं आएगा, कितने का आएगा? 30,520, डबल का डिफरेंस। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? तो अब देखो जी इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस था जो कि क्या बन गया? क्रेडिट बैलेंस। ओके जी, तो जो आपकी कैश बुक थी वो क्या हो गई? वो डाउन हो गई। कितने से? 30,520 से। तो क्या करनी पड़ेगी? अप करनी पड़ेगी। करो जी फटाफट से। डेबिट बैलेंस on previous day brought forward as credit balance। ओके जी, तो बहुत डाउन हो गई आपकी कैश बुक, वापस से हम क्या कर देंगे? अप कर देंगे 30,520। यस, डन। आगे चलो। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर 22, चेक्स एग्रीगेटिंग का मतलब होता है टोटलिंग, चेक्स टोटलिंग ₹7,8,151 एंड कैश्ड इन डिसंबर। तो कह रहे हैं जो टोटल चेक 11,514 रुपए के आपने ड्रॉ करे थे, आपने बनाए थे लोगों को देने के लिए, आपने सबको दे दिए, लेकिन उसमें से चेक जिसका टोटल है 7,815
उतने ही लोगों ने क्या करवाए, एन कैश कराए। तो मैंने अपनी कैश बुक तो डाउन कर दी 11514 से, लेकिन मेरी पासबुक से कितना बैलेंस गया, 7815। तो मैं क्वेश्चन किससे कर रहा हूं, कैश बुक से कैश बुक को क्या कर दूंगा, अप कर दूंगा। कितने रुपए से अप कर दूंगा, तो लिखो जी, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, जितनों के में से पैसे नहीं निकले। तो कितने में से पैसे नहीं निकले, हाँ जी करो, 7815 था ना, 369 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इतने के चेक अभी इनकैश नहीं हुए। चले आगे, ओके। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, और बाकी ट्रांजैक्शन अलग है, उसको अलग लेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड 25,000 रुपए का कलेक्ट कर लिया बैंक ने आपके बिहाफ पे, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में, तो पासबुक बढ़ गई। और क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, कैश बुक से, तो कैश बुक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 25,000 रुपए। ओके जी, नोट डाउन करेंगे भाई सब लोग फटाफट से, डन। आगे चलो, हाँ जी, नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सब्सक्रिप्शन आपने पे कर दिया, लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ। देखो कई बार क्या होता है, जब आप किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, ऑनलाइन भी हो या बैंक के थ्रू लो, तो वो ऑटो पेमेंट मोड में चला जाता है। शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, जिस दिन वो खत्म होगा दोबारा से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे ऑटोमेटिकली, और आपका सब्सक्रिप्शन रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या हुआ जी, जब सब्सक्रिप्शन आपने अप्लाई किया, आपको मिला, तो आपकी पासबुक क्या हो गई, डाउन हो गई। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, कैश बुक से, कैश बुक को भी क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। सब्सक्रिप्शन अमाउंट चार्ज्ड बाय बैंक, बेसिकली कितना अमाउंट है, 1000। आगे देखो, वन आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग चेक का मतलब आपने किसी को दूसरी सिटी के में चेक भेजा पेमेंट के लिए, ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, और आपने 2 बार लिख दिया। मतलब आपने कैश बुक की पेमेंट साइड पे लिखा बाय एबीसी 350 पेमेंट साइड पे, और फिर बाय एबीसी 350। क्या 2 बार लिखने का कोई लॉजिक है, नहीं। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लिख तो दिया अकाउंटेंट ने, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब आपने 2 बार पेमेंट लिख दी तो आपकी कैश बुक क्या हो गई होगी, डाउन हो गई होगी। पेमेंट अच्छी बात थोड़ी होती है, 2 बार लिख दी, एक आउटगोइंग चेक था, तो कैश बुक का बैलेंस आपका डाउन हो गया। क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, कैश बुक से कैश बुक को एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वन आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस 2 बार हो गया, 1 बार होना चाहिए था। चेक आपने 1 दिया है, 2 नहीं दिए, तो हमने इसको प्लस कॉलम में लिख दिया। फटाफट से लगाएंगे टोटल और मुझे बताएंगे कितना बैलेंस हो गया। हाउ मच, 13,95,619, एंड बैलेंस, हाँ जी बैलेंस कितना आ रहा है, 12 लाख क्रेडिट साइड पे, 619। फेवरेबल बैलेंस होगा कि अनफेवरेबल, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, दैट्स इट। फेवरेबल आपको वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब सिर्फ बैलेंस लिखा तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब फेवरेबल ही होता है। हाँ जी, देखो जी लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं,
वन आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग से कोई मतलब नहीं है, बस आउटगोइंग से मतलब है वो चेक से आपके पास से पेमेंट बाहर जाएगी, और ये दूसरे सिटी के चेक होते हैं। आपने मान लेते हैं आपका सप्लायर था जो सामान आपको सप्लाई करता था कोलकाता का, आप कहां रहते हैं? दिल्ली में। तो उसने कहा बहुत टाइम हो गया, हमें पेमेंट कराओ, चेक भेज दो। तो हमने क्या करा, हमने चेक काट के उसको भेज दिया 3.5 लाख का। प्रैक्टिकल समझो सिचुएशन। हमने चेक बनाया और चेक उसको भेज दिया कोलकाता की, ले लो आपको चेक पहुंचने वाला होगा, आप अपने बैंक अकाउंट में मेरा चेक जमा करा के पेमेंट निकलवा लेना। ठीक है जी। तो मैंने 3.5 लाख का चेक दिया और पेमेंट भी उसको हो गई, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में उसको कितनी बार रिकॉर्ड करा? ट्वाइस बार। बाय कोलकाता सप्लायर 2.5 लाख 3.5 लाख बाय कोलकाता सप्लायर। क्या मुझे 2 बार लिखना चाहिए था या एक ही बार लिखना चाहिए था? तो मैंने 2 बार कैश बुक की पेमेंट साइड पे दिखा दिया, तो जो मेरा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 3.5 लाख से कम आ जाएगा, क्योंकि डबल पेमेंट हो गई तो बैलेंस कम हो जाएगा। और पासबुक तो उतने पे ही रहेगी, एक बार बैलेंस कम होगा। या अब इसको ऐसा समझो, मेरी पासबुक 3.5 लाख से कम हुई और कैश बुक 7 लाख से कम हो गई, तो मुझे कैश बुक को वापस से बढ़ाना पड़ेगा ना 3.5 लाख से। तो मैंने वही काम किया, मैंने क्या करा, 3.5 लाख से उसको बढ़ा दिया, क्योंकि आपने कैश बुक को ओवर पेमेंट कर दिया था। ओवर पेमेंट आपने वहां पर दिखा दिया। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? ठीक है जी, समझ में आया सबको? अब मैं आपके साथ ना एक बार ये बैलेंस की दोबारा से एक चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आपको ऑलरेडी पता है, मुझे इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके ही दिमाग से वो बातें निकलवाऊंगा। ओके सर, याद करो अपनी बचपन की अकाउंटिंग, छोटी मोटी किसी भी अकाउंट को याद कर लो, जिसका आपका मन हो मैं वो अकाउंट बना दूंगा। कोई भी अकाउंट बोलो, आपने बनाया हो, काफी बार बनाया हो, जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है। मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। चलो, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, उसमें आप बहुत बार बनाते होंगे। ठीक है जी, ये क्या है? मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी आपके लिए क्या होती है? एसेट होती है। तो मुझे बताओ, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर लिखूं? डेबिट साइड पे लिखूं? तो यहां पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 लाख की हमारे पास मशीनरी थी, ठीक है जी। और अगर मैंने मशीनरी और खरीद ली, 2 लाख की और खरीद ली इस साल में, उसको कहां पर लिखूं? डेबिट में कि क्रेडिट में? उसको भी, क्योंकि बढ़ रही है ना, और तो उसको भी यहां लिखूंगा। टू बैंक कितनी? 2 लाख की। और अगर अब मैंने टोटल, मेरे पास 3 लाख की मशीनरी हो गई, मान लेता हूं इसमें से कुछ पार्ट समझ लो, कुछ भी छोटी सी मशीन, मैंने एक 50,000 की मशीन बेच दी, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, उतनी बुक वैल्यू पे बेची, पार वैल्यू पे बेची, तो कहां लिखूं? उसको भी डेबिट में लिख दूं? उसको क्रेडिट पे लिखूंगा। बाय बैंक सेल। मैं अभी प्रॉफिट लॉस के चक्रों में पढ़ ही नहीं रहा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हो, उसके लिए डेप्रिसिएशन नाम का हमारे पास अलग से पूरा टॉपिक है। अभी तो जो मैं समझाना चाहता हूं वो इससे समझा पाऊंगा। तो अब बताओ जी, ईयर हो गया एंड, हमारे पास मशीनरी बची या हमारी मशीनरी खत्म हो गई? बची। या हमारी मशीनरी नेगेटिव में चली गई? उल्टा बची। अभी भी कितने की बची? तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हो आप 2,50,000। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, मुझे पता आपको पता भी होगा, लेकिन एक अलग एंगल से सोचेंगे। ठीक है जी। तो अगर कोई आपसे अब पूछेगा कि मशीनरी का आपका कितना बैलेंस है, तो आप क्या बताएंगे? किसी को 1 लाख बोलेंगे, 2 लाख बोलेंगे, 50,000 बोलेंगे, 2.5 लाख बोलेंगे? 2.5 लाख बोलेंगे। आप बोलेंगे हमारा सर मशीनरी का बैलेंस है 2.5 लाख। और उसके बाद आप इसमें ये बैलेंस कौन सा बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे कि क्रेडिट बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट तो कोई भी नहीं बोलेगा। हालांकि ये हमने बैलेंसिंग कहां पर करी है? क्रेडिट साइड पे, लेकिन बैलेंस क्या होगा? ये 2.5 लाख होगा डेबिट बैलेंस। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर हमारे पास मशीनरी शुरू में फेवरेबल बैलेंस रखती थी 1 लाख का, तो इसका क्लोजिंग दूसरी साइड पे होगा तो भी क्या माना जाएगा? फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। अब मशीनरी जैसे केस में तो उसी कॉलम में वो बात आनी अप्लाई ही नहीं करती, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यही मान लो अगर मैं बैंक अकाउंट बनाता, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता फेवरेबल, तो यहां पर आता, और मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख आते तो 3 लाख हो जाता। और अगर मैं बैंक अकाउंट से कोई पेमेंट करता 50,000 की, तो बैंक का बैलेंस कितना होता? 2.5 लाख। वो 2.5 लाख भी बैंक बैलेंस क्या होता? फेवरेबल ही होता, कि मेरे पास है एक्चुअल में, मैं नेगेटिव में नहीं चला गया। तो इसका मतलब अगर हमारा बैलेंस किसी कॉलम में है और उसकी बैलेंसिंग फिगर दूसरे कॉलम में आती है, तो उसका नेचर सेम रहता है। यह समझाने का मैं आपके सामने प्रयास कर रहा था। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस
डेबिट वाली साइड में एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। चलो करवा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं बहुत डेप्थ में। ये है मेरा बैंक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपए, टू डिविडेंड मुझे मिला 20,000 रुपए, बाय पेमेंट कर दी मैंने किसको, आईसीआई को, लेट सपोज 20,000 रुपए। और क्या करा मैंने मशीनरी खरीद ली, कितने की, मैंने मशीनरी खरीद ली 1,30,000 रुपए की। बताओ जी अब कितना हो गया टोटल, ये वाली साइड ज्यादा है 1.5 लाख, और ये कितना है 1,20,000, तो कहां आएगी बैलेंसिंग। इसका मतलब जरा समझते हैं, लेजर रीडिंग भी आपको आएगी। शुरू में मेरे पास 1,00,000 रुपए थे, डिविडेंड मेरे पास 20,000 का और बैंक अकाउंट में आया, आपके पास टोटल कितना हो गया 1,20,000। आपने 20,000 की पेमेंट आईसीआई को करी, कितना बैलेंस रह गया 1,00,000, और आपने 1,30,000 की मशीनरी खरीद ली, 1,00,000 के बैलेंस से 1,30,000 की मशीनरी खरीद ली, तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट किस में चला गया, माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, और वो ओवरड्राफ्ट हो गया। तो मैं कहां पर लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। मुझे बताओ ये जो 1,00,000 का बैलेंस था, ये फेवरेबल था कि अनफेवरेबल था स्टार्टिंग में, ये फेवरेबल था, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस था। और अगर अब आपसे कोई क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा आपका जी बैंक का बैलेंस कितना जरा बताओ, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे ये बैंक का बैलेंस, आप बताओगे बैंक का हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 30,000। आपको स्टोरी से तो समझ आ गया कि हम नेगेटिव में चले गए हैं, और अकाउंटिंग वाइज देखो अगर वो नेगेटिव में गया तो वो कहां हुआ, वो उसी कॉलम में बैलेंसिंग में आ गया। तो अब इसकी नेचर फेवरेबल से क्या हो गई, ओवरड्राफ्ट हो गई, मतलब ये माइनस बैलेंस बच गया। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बीआरएस में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका बैलेंस जहां से स्टार्ट हुआ है बैलेंसिंग दूसरे कॉलम में आई, तो वही बैलेंस रहेगा जो आपने शुरू में लिखा है, फेवरेबल तो फेवरेबल, अनफेवरेबल तो अनफेवरेबल। और अगर आपकी बैलेंसिंग उसी कॉलम में आ जाती है जिससे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो नेचर ऑफ अनदर बुक बैलेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये बात सबको क्लियर हुई, यस और नो, ठीक है जी, आगे चलो जी। बचपन में होमवर्क करते थे कि नहीं करते थे, पक्का, ओके जी, होमवर्क बचपन में आप लोग करते थे, तो वो परंपरा आगे कंटिन्यू करनी चाहिए कि बंद कर देनी चाहिए, नालायक बच्चे कह रहे हैं बंद कर देनी चाहिए। आप इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन ले रहे हो, आप तो और ज्यादा आपको उस परंपरा को बढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं सर बंद कर देनी चाहिए, आप सारे क्वेश्चन करा दो, हम बस कॉपी पेस्ट वाले बच्चे हैं, हमें सीए बनने के बाद फोटो स्टेट की दुकान खोलनी है, इसलिए हम यहां पर भी फोटो कॉपी करने आते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, अगर मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑब्वियसली आपकी भी तभी अच्छे से प्रिपरेशन होगी जब आप भी क्वेश्चन को करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो कि है 15th, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, दिख रहा है सबको, तो ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन स्टिल मार्क कर लो, एक तो आपको 15th क्वेश्चन करना है, ओके सर। और एक क्वेश्चन आप और करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के, प्रॉपरली करके आएंगे जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं। अब आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। मेरे पास बहुत टाइम है, चाहे इंस्टीट्यूट पेपर ले सितंबर में, चाहे इंस्टीट्यूट पेपर ले दिसंबर में, चाहे इंस्टीट्यूट पेपर ले जनवरी में, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि पेपर कब होगा। कोई कुछ भी बोल रहा है, बस किसी भी ओपिनियन पे बोल रहा है। जब तक आईसीए कुछ नहीं बोलता हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी देखो आप लोगों को शायद पता होगा, जो बेचारे बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, आपसे जो सीनियर आपके फ्रेंड्स हैं, जिनका पेपर ऐसा बोला जा रहा था कि शायद जून में होगा। क्यों होगा जून में? क्योंकि मई में इलेक्शंस हैं। क्योंकि आज तक कभी भी जिस साल में इलेक्शन होते थे इंस्टीट्यूट ने कभी पेपर लिया नहीं था। ये ऐसे इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री थी। मई वाले पेपर इलेक्शन वाले ईयर में अपने आप जून में हो जाते थे। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक पहले डेट शीट निकाली, बहुत पहले निकाल दी थी। सबको उम्मीद थी कि वो शायद चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स आई नहीं थी, डेट शीट पहले से आ गई थी। तो बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स ने, फैकल्टीज ने ऐसी वीडियोस बनाई यूट्यूब पे और बच्चों को ऐसे आश्वासन दिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 महीना और मिलेगा, ऐसा बोला। हमारी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आई, आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी वीडियो हमारे तरफ से किसी चैनल पे नहीं है।
क्योंकि हम आईसीए को सबसे ऊपर रखते हैं, और हुआ क्या, वही हो गया जिसका डर था। इंस्टीट्यूट ने जिस जिस डेट पे पेपर मई में थे, बस वो डेट चेंज कर दी जो इलेक्शन की डेट पे कलेक्शन ना करे, और अल्टीमेटली एग्जाम्स आर स्टिल इन मई इटसेल्फ, उनके पेपर मई में ही होने, कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। आप सोचो कोई भी बच्चा जून सोच के प्रिपेयर कर रहा होगा तो थोड़ा लाइट पड़ गया होगा, उसको दिक्कत आ गई। तो हमको ऐसा कुछ नहीं सोचना, प्रिपरेशन मुझे करानी है, सितंबर में बोलेंगे उस हिसाब से भी करेंगे, बिना भगाए हर एक चीज प्रॉपरली, और यही स्पीड रहेगी जैसे आपको यहां दिख रही है। ठीक है जी, किसी को स्पीड तेज तो नहीं लग रही पढ़ाने की, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसी स्पीड से स्टेप बाय स्टेप मैनर में पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं वो मुझे जरूर चाहिए। क्या क्या चाहिए? जब क्लासेस में कुछ चीज पूछी जाती है तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स चाहिए, ओवर रिस्पॉन्स चाहिए बल्कि। दूसरी चीज, जब यहां लाइव टेस्ट आता है सबको इनिशिएटिव लेके सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सर तो उसके बाद करा ही देंगे, हमें क्या जरूरत है। तीसरी चीज, जो होमवर्क भी मिलता है बिल्कुल आपको शिद्दत से, बिल्कुल सिंसेरिटी से क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता। अबे 2 क्वेश्चन है होमवर्क में दिए, कितनी देर लग जाएगी? सजा सजा के भी करोगे तो आधा घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता, और आधा घंटे भी अकाउंट्स को नहीं दोगे तो क्या ही पढ़ोगे। और चौथी चीज, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको बताया साइकिल में अगले हफ्ते जनरली उसका टेस्ट होगा, वो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा और उसको भी प्रॉपरली करेगा। ये 4 काम आपको अभी के लिए करने हैं, फिर 1-2 काम और होंगे जो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये आपको 4 काम करने हैं। कौन कौन से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं? पहला, क्लास में कोई चीज पूछी जाए तो पूरा रिस्पॉन्स देंगे। दूसरा, लाइव टेस्ट होगा तो प्रॉपरली करेंगे। तीसरा, होमवर्क दिया जाएगा वो प्रॉपरली करेंगे। और चौथा, जब एक्चुअल टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको मिलता है, वो भी आप लोग प्रॉपरली करेंगे। और आई होप नोटिंग तो आप प्रॉपरली कर ही रहे होंगे, वो आप ही के लिए जरूरी है। आपकी कोई कॉपी के नंबर नहीं है इन एग्जाम्स में, आई होप आपको पता होगा। कोई यहां पर आपकी राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि यहां से आप इंटर में जाए, फाइनल में जाए, कहीं पे भी जाए, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, वापस से फाउंडेशन के नोट्स खोल के भी देख सकते हैं। आपको कम से कम ये चीजें 3-4 बार आगे पढ़नी होंगी रिवीजन में। तो जब नोट्स आपके बहुत अच्छे बने होंगे तभी पढ़ने का मन करता है। और मैं इतनी डेप्थ में आपको नोट्स लिखवाता हूं, क्वेश्चंस करवाता हूं प्रेजेंटेशन के साथ, कि अगर आपने वो नोट्स अच्छे से बनाए, आपका मन ही 10 बार करेगा अकाउंट्स पढ़ने। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से वो नोट्स बना रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल ही जाते हैं जिनके नोट्स देख के मजा आ जाता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से मेहनत की। उसमें आपकी 2 तरीके से स्ट्रेटेजी चलती है। कुछ बच्चे यहीं पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं, दैट्स इट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर कुछ रफ रफ में लिख लेते हैं या एक दूसरी नोटबुक में लिखते हैं, फिर वो घर जाके दोबारा से करते हैं। मैं उनको भी मना नहीं करता, ऐसे नहीं है कि वो काम गलत कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है तो उनका टाइम लग रहा है। टाइम के साथ उसमें इंप्रूवमेंट इन मार्क्स भी आती है, उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे बेटर देखने को मिलती है, इसलिए मैं उनको भी मना नहीं करता। साथ में आपको अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली बुक्स या नोट्स सब मिल जाएंगे। तो जो जो एडजस्टमेंट्स क्रिटिकल होंगी, या आपको खुद से लगता है सर इसको करने में तो मजा आया, थोड़ा दिमाग चला, तो आपको उसमें क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइटर तो सबके पास होता है ना, नहीं होता तो ले आना। क्योंकि अल्टीमेटली जब इतना सारा हमारा बल्क में कोर्स हो जाएगा और एग्जाम से 2-3 दिन पहले हमको रिवीजन पूरे कोर्स की करना पड़ेगा, तो समझ नहीं आएगा कि चैप्टर शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें, क्वेश्चन कौन से करें कौन से नहीं करें। और मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि पहले के इतने क्वेश्चन कर लो, आखिरी के छोड़ दो, क्या पता कोई अच्छा पॉइंट मिस हो जाए। इससे बढ़िया हर क्वेश्चन में जो काम की चीज है, जो कॉमन पॉइंट है, वो अपने बढ़ जाएंगे। जो काम के पॉइंट है अगर वो हाईलाइटेड होंगे तो ऑटोमेटिकली हम पेपर से पहले वो पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन। गॉट इट? सारी कहानी समझ में आई? अगली क्लास में आई विल सी होमवर्क फर्स्ट एंड देन प्रोसीड फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अभी 2-3 कैटेगरी और भी हैं। अभी हम लोगों ने 2 कैटेगरी के क्वेश्चन किए। पहली कैटेगरी बेसिक बीआरएस जो बचपन से पढ़ते हुआ है, और दूसरी कैटेगरी एनालिसिस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अभी और भी कैटेगरीज हैं, बीआरएस खत्म नहीं हुआ, उनको करेंगे अगली क्लासेस में। तो आई होप आप लोग को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट है व्हाट्सएप पे पूछेंगे, आई होप सबके पास नंबर भी होगा, ठीक है जी? नहीं तो ग्रुप में देख लेना, एडमिन में मेरा नंबर होगा, उस पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई हैव माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो काफी मैं उस पर एक्टिव रहता हूं, आप लोग उसको भी नोट डाउन कर लो, CA_दीपक कपूर। पब्लिक अकाउंट है, कोई टेंशन की बात नहीं, रिक्वेस्ट भेजोगे, मेरे को फॉलो करनी होगी, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है। आप सीधा सीधा फॉलो करोगे अपने आप इस पे मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हुए दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन की फोटो भेजो, सेंड करो, जैसे ही मैं देखूंगा इन एप्रोप्रिएट टाइम आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। बात समझ में आ गई? तो मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सब चीजें क्लियर है बिल्कुल? चलो जी।